अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और जो थोड़ी सी सर्दी की बाकियात रह गई हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। घर जो है वो बहुत ठंडे हैं और जब आप कुछ जैकेट या कुछ गर्म शॉल पहन के बाहर निकलते हैं तो आपको समझ आती है कि तो मैंने गलती कर दी है, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप थी आज जब मैं बाहर निकली। और मैं यही सोच रही थी कि ये जो ठंडी हवा जो वक्ती तौर पे चली है, जब ये ख़त्म होगी तो किस कदर गर्मी होगी। और सिर्फ मैं सोच ही नहीं रही हूँ, मैं आपको जैसे कि पता है कि मैं अक्सर वेदर फोरकास्ट पढ़ भी रही होती हूँ और नज़र भी होती है। मैं कोई 3-4 वेदर पेजेस मैंने लाइक किए, मैं लोकल भी बाहर वालों को फॉलो कर रही हूँ। तो ख़बर ये है कि जो मार्च का महीना है, जैसे ये साइबेरियन विंड ये जो कोयटा से हवा साइबेरिया से कोयटा पहुँची है, कोयटा से हम तक पहुँची है, जो तो फैली है, वो जैसे ही हवा ख़त्म होगी कराची में, वैसे ही बहुत तेज़ी वाली गर्मी आएगी। मतलब नॉर्मल गर्मी नहीं, ठीक ठाक गर्मी। तो मार्च बहुत गर्म होने वाला है, रोज़ों में हमारा सही का इम्तहान होने वाला है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कादिर है तमाम मौसमों पे कि अल्लाह ताला फिर से कोई ठंडी हवा चला दे। दूसरी खबर ये थी कि मौसम के हवाले से कि बलूचिस्तान में आपको पता है बहुत तबाही मची है इस बारिश से। गवादर की फुटेजेस हमने देखी हैं। तबाही तो खैर पूरे पाकिस्तान में मची है। झेलम वाला, अगर आपने टॉर्नेडो वाला देखा होगा, अगर फुटेजेस वो देखी होंगी, तो झेलम में टॉर्नेडो आया तो काफ़ी डेवस्टेटिंग वो विंड स्टॉर्म या टॉर्नेडो था। उसको उर्दू में क्या कहते हैं? खैर कुछ भी कहते होंगे। तो वो जो हमारा बलूचिस्तान है वहाँ पे काफ़ी तबाही आई है इन बारिशों की वजह से, फ्लडिंग है। तो मगरबी हवाओं का एक नया सिस्टम दोबारा दाखिल हो रहा है बलूचिस्तान में और फिर से बारिश आने वाली है। तो बलूचिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ठीक ठाक नुकसान हो चुका है और बारिशें आ रही हैं। हम क्योंकि तो फैली हैं, तो अगर वहाँ थोड़ी बारिश आएगी कुछ दिन बाद, हमारे पास भी बादल आ जाएंगे, थोड़ी बहुत ठंडी हवा आ जाएगी, तो हमारे लिए, कराची वालों के लिए तो खुशाइन बात होती है अगर बलूचिस्तान में बर्फ़बारी या बारिश हो रही होती है। लेकिन बलूचिस्तान के लिए इस वक्त काफ़ी सूरत हाल गंभीर है और अल्लाह ताला रहम करे वहाँ तमाम रहने वाले लोगों के ऊपर। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक होम शेफ़ मौजूद हैं और वो कुछ बड़ा मज़ेदार सा बना रही हैं। क्या बना रही हैं, होम शेफ़ कौन है, क्या करती हैं, कब से काम कर रही हैं, बल्कि वो होम शेफ़ नहीं है, वो प्रोफेशनल शेफ़ है। तो उनसे अभी मैं आपको मिलवाती हूँ। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं आपको लेके जाऊंगी किचन में। हमारे साथ एक शेफ़ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और आज हमारे लिए क्या बना रही है, कौन सी रेसिपी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं महवे साहब? बिल्कुल ठीक। सना सानी जी, शेफ सना सानी। कैसा सना सानी? सानी किसका नाम है? सानी मेरे फादर का नाम। फादर का नाम है। अच्छा, क्या हाल है सना? अल्लाह का करम, ठीक ठाक बिल्कुल। आप बताइए। मैं क्या बताऊँ बिल्कुल ठीक हूँ, है भी अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताओ सना कि कब से ये जो शेफ़ बनने का इरादा था, वो शेफ शौक कब से हुआ? मतलब था, शुरू से ही था, खाना पकाने का शौक था, लेकिन 2017 से एक्चुअल मैंने इसको प्रॉपर मतलब प्रोफेशनली किया। अच्छा। डिप्लोमा किया, डिफरेंट कोर्सेज किए और बस उसके बाद से फिर ये सफ़र चलता ही रहा। हाँ। मेरा अपना पेज है राइट। जी, SK होममेड के नाम से। तो उसमें ये कि क्या? फूड किस? SK होममेड के नाम से। SK। अब ये जी। के कौन है? ये मेरा ही पेज है। अच्छा, के से किसी का नाम नहीं आता? कैसे नाम आता है, जब भी रखा है वो काशिफ नाम है मेरे हस्बैंड का। अच्छा, हस्बैंड के नाम से। हाँ, ओके तो ओके। SK होममेड फूड रखा। SK होममेड फूड। जी, फूड्स मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ ठीक है। फूड्स और होती वहाँ है। से हम आपके पेज पर ऑर्डर भी प्लेस कर जी सकते बिल्कुल, ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं आप उस पर। राइट। सना, इसके अलावा क्या करती हैं? आपने बताया था आप सिखाती भी हैं, पढ़ाती जी, भी मैं हैं। एज एन इंस्ट्रक्टर डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, कलनरी को ही, और प्राइवेट भी क्लासेस दे रही होती हूँ डिफरेंट जगह पे। तो ये चलता रहता है। यानी बिजनेस भी खाने का है, पढ़ाना भी खाने का, पढ़ाना और भी घर में भी खाने 3 का वक्त है। खाना बन जी रहा है। बिल्कुल। तो बस खाना हो रहा है। लेकिन आप एक आर्किटेक्ट हैं बाय जी, प्रोफेशन। बेसिकली तो मेरी जो एजुकेशन है वो आर्किटेक्ट इंजीनियर है, लेकिन वो शादी के बाद मुश्किल हो रहा था थोड़ा, तो फिर मैंने उसको चेंज किया, अपने फील्ड भी चेंज की। फिर मैं कहा जब पैशन हो तो फिर उसमें ज़्यादा आपको थकन नहीं होती। एब्सोल्युटली। और ये तो खवातीन का काम है। बोरिंग जी, ड्राई है थोड़ा, जी, है थोड़ा ना? सा ड्राई है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं वेजी कटलेट्स है, वेजी नूडल्स कटलेट हैं, और बच्चों के बहुत फेवरेट होंगे इंशाल्लाह। राइट। अब हम तो बनाते क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं? पहले इंग्रेडिएंट बताइए। हमने लिए हैं, बॉइल्ड पोटैटोस हैं और इंस्टेंट नूडल्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, वो बॉइल्ड हैं। उसमें कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है, ग्रीन चिली है, पीस हैं बॉइल्ड, और ये वो कॉर्न्स हैं, कोरिएंडर है,
और इसमें इनका जो नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स का अपना मसाला होता है वो भी है, उसके अलावा हम सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, आपने कौन सा फ्लेवर लिया नूडल्स का? चिकन लिया? चटपटा नूडल्स। चटपटा लिया है। जी। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम चिकन में भी बना सकते चिकन में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप किसी पे भी बना सकते हैं और आप इसमें वेरिएशंस भी और कर सकते आपने हैं। पोटैटोज कितने लिए हैं? मैंने ये 3 से 4 पोटैटोज थे, उनको बॉईल कर लिया था। और बाकी आपने थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स हैं, ब्लांच हैं वेजिटेबल्स, मतलब पीस एंड जो कॉर्न है ये तो बॉइल्ड है फुल, ये ब्लांच की हुई है और ये रॉ है, मतलब सिर्फ चॉप की हुई है। ठीक है, कैरेट एंड कैप्सिकम। ठीक है, अब आप इन सबको मिला लेंगे। मिला। और ये नूडल्स बने बनाए हैं? जी, नूडल्स तो ये है कि बॉईल किए हुए हैं। जी राइट राइट राइट। चलिए अब आप हमारे सामने इनको mix जी जी करें। बिल्कुल, मैं अब इनको मिक्स करती हूँ आपके सामने। सही। मुझे ये बताइए कि अगर ये वाले नूडल्स ना हो और दूसरी स्पेगेटी हो या कोई पास्ता हो तो क्या हम जी वो जी डाल बना सकते हैं? सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप उससे भी। कौन सा हम क्या लें? एग नूडल्स लें? नहीं, एग नूडल्स से भी बन जाएंगे, लेकिन वो बहुत थोड़े से लाइट होते हैं। आप जो नॉर्मल स्पैगेटी होती है उससे बना सकते हैं, या पास्ता हो तो आप उससे बना सकते हैं। कितना इसमें आपने 2 पैकेट नूडल्स जी नहीं, 3 पैकेट्स हैं ये। 3 पैकेट्स जी 3 पैकेट्स हैं ये। वो आपकी फैमिली के मेंबर्स पे डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, तो आप हमारे इस ये जो ये सब मिक्सचर है हमें कितने कबाब बना देगा ये? तकरीबन 12 बन जाएंगे, 10-12 एक वक्त में आप खा लें? आराम से, बिल्कुल। अच्छा, ये स्नैकिंग के लिए या खाने में भी देखिए, बच्चों के लिए तो आप एज उनको कंप्लीट मील भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए स्नैक्स है, जैसे आगे रमजान आ रहे हैं तो रमजान में कुछ ना कुछ फ्राइड आइटम चाहिए होते थे, वैरायटी आपके पास है कि आप ये भी बना सकते हो, बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। और इसको जब हम फ्राई करेंगे तो एग या ब्रेड क्रम्स? नहीं, हम कॉर्नफ्लावर एंड फ्लावर की जो है सेलरी बनाएंगे, उसमें डिप करके फिर हम उसको कोट करेंगे रॉ नूडल्स के साथ। ओके ओके ओके। चलिए अब आप ये ठीक है, मैं इसमें मिक्स करती हूँ इसको। अगर ये हमने बिल्कुल बॉईल करके पोटैटोज लिए हुए हैं, बॉइल्ड पोटैटोज हैं जो कि आपने मैश मैश किए कर हुए लिए हैं। जी हैं। बिल्कुल मैश ठीक किए हुए है, हैं। इसमें आप डाल ठीक है, दें। और ये इसमें हम ये नूडल्स हैं। अच्छा, ये पूरे लंबे लंबे नूडल्स, इसको तोड़ा भी नहीं आपने? नहीं, इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि अभी जब मैं इसको मिक्स करूंगी तो ऑटोमेटिकली टूट ऐसे जाएंगे। ही अगर मैं क्रशर पहले हो से जाना टूट देती तो फिर वो मैश होके ना पेस्ट बन जाता है, इसलिए नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सही है। अच्छा, मिक्सिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है बड़ी जितना बड़ा हाँ, बढ़िया, बस हो ना, छोटे में इम्तिहान हो जाता है मिक्सिंग। हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, वो तो हो ही जाएगा, आप शेफ हैं संभाल ही लेंगी। अब देखें, अगर मैं इसको पहले से मैश कर देती तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाते हैं उसके साथ। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं ना बॉईल जी। होकर। अच्छा, तो अच्छा, मैं पहली बार शायद आज टेस्ट करूंगी ये नूडल्स। आई हैव नेवर इवन बहुत थॉट। टेस्टी होते हैं। अच्छा, आप वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कम या ज़्यादा कर सकते हो, और कोई और वेजिटेबल्स भी अगर आपको ऐड करनी हो तो आप कर सकते मटर हो। वगैरह? जी, मतलब मेरे पास तो कैरेट है, पीस है, मतलब मटर भी है, कैप्सिकम मटर है। जी जी जी। नहीं तो कोई और का क्या मतलब है? मतलब जुकीनी भी ऐड कर सकते हैं आप, इस तरह की चीज़ें जो लोग आराम से खा लें वो, बगैर क्योंकि और वो नाक भी चढ़ाए कैबेज खा भी लें। हो सकती है। अच्छा, अच्छा, बहुत ये जो पीस है, पीस कह रही हूँ, कॉर्न है, ये आपने बॉईल किया? जी, वो ये भुट्टा मैंने घर लेके में ही या बॉईल आपका करके रखे होते हैं घर मेरे पे आप पास। बॉईल करती जी हैं? जी, क्योंकि वो जरूरत ज़्यादा आसान नहीं होता पैकेट का फ्रोजन? मुझे फ्रोजन ज़्यादा चीज़ें इसलिए पसंद नहीं है कि ज़ाहिर सी बात है प्रिजर्वेटिव तो होते हैं उसमें, तो मैं खुद करती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। तो आप पूरा का पूरा वो लेके कॉब पूरा लेके उसको पानी में बॉईल कर निकल जाता है? इट्स वेरी इजी। फिर उसको फ्रीज कर लेते हैं? फ्रीज कर देती हूँ और अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट में निकाल लेती हूँ, उसको इस्तेमाल कर देती हूँ। तो उतना ही सॉफ्ट बॉईल हो जाता है जितना हम फ्रोजन जी, प्रेशर कुकर में आप करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल हो जाएगा। और अगर प्रेशर कुकर ना हो तो तब भी हो जाता है 45 मिनट्स 40 मिनट्स में इजीली छोड़ दे बस? जी जी जी। अच्छा, इसमें मैंने अभी सॉल्ट डाला है, चिली फ्लेक्स कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करें स्पाइस को। ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर है फ्रेश, अच्छा ये इनका अपना जो मसाला आता है वो डालेंगे। तो ये तो ठीक ठाक चटपटे बनेंगे बहुत भी। अच्छे मज़े की बनेंगे। हाँ।
और अगर बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो वेजिटेबल कह रही हूँ, चिकन नूडल्स ले लें। आप चिकन भी ले सकते हैं और प्लेन वाले भी ले सकते हैं और उसमें चिकन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा बाउल की वजह से थोड़ी चिकन सी पाउडर प्रॉब्लम। ऐड कर सकते हैं? जी, चिकन पाउडर ऐड कर चिकन पाउडर की जरूरत इसलिए नहीं, जो इसका अपना मसाला उसमें एडेड होता है चिकन पाउडर। नहीं, अगर फर्ज करें मसाला कोई सा भी नहीं डाल रहे हैं। हाँ, तो फिर आप नॉर्मल अपने घर के जो स्पाइसेस होते हैं वो डाल के उसके साथ चिकन पाउडर ऐड कर लें, अच्छा फ्लेवर हो जाएगा उसका। अब तो ये वाकई इम्तिहान हो गया ना सना, तो बहुत ये इम्तिहान है, लेकिन हो जाएंगे पास इम्तिहान में। अच्छा। बस इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी ना, हाँ। मिक्सिंग। अच्छा, और इस तरीके से पता मैविश क्या है, जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं भी खाते तो वो इजीली ये कि थोड़े फैसिनेट हो जाएंगे कि बच्चा नूडल्स के साथ है तो खा ले। नाइस। अब ये जब आपका पूरा आप इस इम्तिहान में पास हो जाएंगी और कबाब बन जाएंगे, कटलेट्स, तो इसको अब आप कह रही हैं कॉर्नफ्लावर और मैदा, इसकी स्लरी बना के उसमें हम डिप करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे नूडल्स हैं, रॉ नूडल्स हैं, उसमें कोट करके देन वे फ्राई। ओके, अभी आपके पास हैं वो सारी चीजें? आपने जी, मैदा और वो रखा है? जी बिल्कुल। पानी की बस जरूरत है? जी, मैं इसको पहले मिक्स कर लूंगी, उसके फिर बाद आप फिर हम शेप बनाते जाएंगे और फिर इसको करेंगे। एक दो मैं चाह रही थी अगर अभी हम कैमरा पे दिखा दें। बस दूंगा। घर वाले तो बड़े खुश होते होंगे जब आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही होती है, या फिर घर में दाल चावल बन रहा है। नहीं, दाल चावल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दाल चावल का तो कोई नेमूल बदल ही नहीं है ना। बहुत सारे शेफ्स होते हैं ना जो बाहर सब बना के इतने बेजार हो जाते हैं कि घर वालों के लिए। मैं बनाती जरूर, खुद बहुत कम खाती हूँ, लेकिन सबको खिला के बहुत खुशी होती है। चलें, गुड। अच्छा, ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। अब हम कॉर्नफ्लावर के वो बनाते हैं। पानी लेती हूँ मैं, पानी भी यहीं सामने ही रखा हुआ। जी। ये 2 टेबल स्पून हमने लिया है फ्लावर, प्लेन फ्लावर है, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। ठीक है। अच्छा, इसका बिल्कुल पतला सा आप बना लेंगे? ना बहुत पतला बनाएंगे ना बहुत गाढ़ा बनाएंगे, जैसे मीडियम। पकोड़ों का बेसन बनाते हैं उस तरह से? जी। क्योंकि हम इसमें एग नहीं लगा रहे हैं ना, तो ये से इसकी कोटिंग अच्छी हो जाएगी। और एग अगर चाहें तो लगा सकते हैं या नहीं जरूरत? लगा सकते हैं, बाज़ लोग अवॉइड करते हैं एग को, तो इसलिए। मैंने कहा बच्चों के लिए बन रहा है तो एक ही बार में सब कुछ ही मिल जाए, उन्हें एग भी लगा दें। आप बॉयल एग भी डाल सकते हैं, लेकिन बॉयल एग डालने के बाद आप उसको फ्रीज नहीं कर सकते। हाँ। इसमें कोई लम्स नहीं रहे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि फिर आप चाहें तो अपना ग्लव उतार सकती हैं। हाँ, बस मैं शेप्स बना लूँ ना। हाँ, बिल्कुल। 2 या 3 अभी आप कैमरा पे हमें दिखा दीजिए, बाकी फिर आप ब्रेक में करती रहिएगा। पानी वापस रखना है आपको? जी, मैं 1 मिनट पहले शेप बना दूँ। अच्छा, शेप आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी बना सकते हैं। मतलब आप इस तरह की जो नगेट्स वाली शेप होती है वो भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल ही बना रही हूँ, नॉर्मल। मैं 3 बना लेती हूँ अभी आपके लिए, फिर हम ब्रेक में इसको कंटिन्यू करते रहें। तीन बना लीजिएगा बस। जी। 3 के बाद ना हम, ये आपकी अपनी इजाद करदा रेसिपी है या कहीं से सीखी थी? मतलब फ्यूजन है, कुछ देखी, कुछ अपना आइडिया से की, तो रेसिपीज क्रिएट करती हैं? जी बिल्कुल। क्या ज़्यादा मज़ा आता है सना बनाने में, डिज़र्ट्स या डेजर्ट्स? डिज़र्ट नहीं दबा के। हाँ। अच्छा, जब तक हम ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं, जब तक ऑयल थोड़ा हॉट हो जाएगा उस वक्त तक हम उसको कोट कर लेंगे। अच्छा, ये अगर मैं इसको क्रॉकेट्स के उसमें बनाऊं तो भी मैं डीप फ्राई नहीं कर सकती? नहीं, अगर आप पॉकेट्स जो हमारे मांडा पट्टी अगर आप उसमें कह रही हैं, जी बिल्कुल, उसमें तो आप डीप फ्राई कर लें, क्योंकि सील हो जाएगा ना वो तो।
बस अब आप इसको फ़ौरन डाल रही हैं इसमें। जी, मैं इसको यहाँ करती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ना रॉ नूडल्स है, हम इसमें कोट करेंगे। इसका वैसे थोड़ा अनोखा सा टेस्ट होगा ना? जी ये रॉ नूडल्स क्या आपने बिल्कुल चूरा कर लिए थे? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भी नहीं करें कि बस वो इसके ऊपर अच्छे Crumbs से की तरह क्रम्स थोड़ा। की तरह आ जाए। अच्छा, इसीलिए वो कॉर्नफ्लावर की और उसकी स्लरी है ताकि ये ये इसके ऊपर ऊपर स्टिक से हो जाएगा। स्टिक हो जाए, राइट। जी, ये देखिए अभी ये शेप इसकी आ गई। जबरदस्त। अच्छा, हम तीनों को साथ कर लेते हैं, फिर साथ फ्राई ऑयल करेंगे। गरम हो गया होगा आई थिंक। सना, ब्रेक के बाद आप क्या सिखा रही हैं हमें? ब्रेक के बाद हम बता रहे हैं लौकी का रायता। लौकी का रायता। जी, लौकी का रायता जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। अभी जैसे अब हाँ। रमज़ान में पता है क्या होता है, सहरी में आपका बहुत दिल चाह रहा होता है कुछ खा लें, तो आप रोटी से मतलब चपाती से या चावल के साथ आराम से खा सकते हो, और बहुत लाइट रहेगा। आपकी सहरी भी अच्छी हो जाएगी और लाइट रहेगा। सहरी में तो वैसे भी कुछ हैवी नहीं खाया जा रहा होता, अनलेस कि आप पूरी रात जागे हो, सो के उठ के तो कुछ भी नहीं खाया जा रहा। मैं तो अफ्तार के बाद कुछ नहीं खाती, फिर डायरेक्ट सहरी। हाँ, हम भी इफ्तार ही होती है हमारा। अच्छा, बच्चों को चाहिए होता है कुछ ना कुछ। बच्चों को तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मेरी बीच वाली बेटी अब बहुत बड़ी हो गई है, अब तो खैर शी इज़ 14। बचपन से आज तक उसकी एक ही हैबिट है, हर थोड़ी देर में फ्रिज खोल के चेक करना। तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैजिकली कुछ अपेयर हो जाएगा जो आधे घंटे पहले नहीं था? बच्चों को तो लगती है भूख। इनका फेवरेट पास टाइम यही है कि कुछ खा लें। बच्चों का यही रहता है कि बहुत बड़ा इशू होता है डेली बेसिस पे, यही सोचना कि क्या बनाएं आज। हाँ। अच्छा, इतनी ट्राई करने के बाद भी वही होता है कि अच्छा अब तो ये सब बना लिया, अब क्या बनाएंगे। तुम्हारे केस में तो बच्चों को नई नई चीजें चाहिए होती होंगी ना भाई, अम्मा शेफ हैं। अच्छा, बच्चों से ज्यादा बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो फिर वहां से अब तुम्हारे तो बड़े मजे होंगे, मम्मा तो ये बनाती हैं। तो हैं बच्चों के मजे। तुम लंच कोई स्पेशल देती हो या रेगुलर? नहीं, बच्चे लंच में इतना ज्यादा नहीं लेके जाते, घर पे ही आके खा लेते हैं, तो वो ज्यादा कभी कोई ओकेजनली कोई चीज लेके जा रहे हो तो फिर ले जाते। ये देखिए, अब ये इनको हम फ्राई कर लेंगे। जबरदस्त। अब इनको और लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई जी। करना, क्योंकि अंदर तो सब कुछ कुक सब कुक है। अच्छा जनाब, एक बस इसको पलट के दिखा देना, फिर मैं ब्रेक ले लूँगी। फिर बाकी सारा अब लंबा तुम्हारे पास टाइम होगा तो हम सबके लिए रेडी कर दें। सब रेडी कर देंगे। अच्छा, अभी इसको दो डालने segments के बाद ना फौरन आपने इसको टच नहीं करना है, 2-3 मिनट जब ये अपनी शेप कर लेगा तब आप रिटेन कर ले। जी, रिटेन ठीक कर है, ले। ठीक है, राइट। होप कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लगेंगे बिल्कुल। एक और रीज़न ये भी होता है, कोई और कुछ पकाता है वो ज़रूर अच्छा लगता है, ज़्यादा क्योंकि वो अच्छा। आपसे थोड़ा डिफरेंट होता है और आप उसके लिए किचन में नहीं खड़े हुए होते हैं। हाँ, जो चीज़ पकी पकाई मिल जाए वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझसे कोई भी पूछता है ना आपका फेवरेट फूड क्या है, मैं कहती हूँ जिसके लिए मुझे किचन में ना जाना पड़े। हर चीज़ फेवरेट है। नहीं, और दूसरा दूसरों के हाथ का खाना भी अच्छा लगता है ना? जी। नए कभी-कभी टेस्ट। दिल चाहता है ब्रेक ले लें हम भी किचन से और कुछ पका-पकाया हमें मिल जाए। ख़वातीन के लिए ज़्यादा है जी। ब्रेक, क्योंकि औरतों की ज़िंदगी में ब्रेक आ नहीं रहा हमारे होता। तो कोई वीकेंड ही नहीं एक होता। दफ़ा शादी हो जाए फिर तो कोई ब्रेक नहीं। वेंसडे को एक आ रही है हमारे पास होम शेफ, तो मुझे फ़ोन पे पूरा डिटेल बता रही थी ना कि वो क्या बना रही है, तो कोई वो डेली वाला पुलाव की बात बताई थी। उन्होंने मुझे इतना एक्सप्लेन किया कि जब मैंने फ़ोन रखा, अब मैंने घर में कहा मैंने कहा मुझे पुलाव खाने का चाह दिल चाह रहा रहा है। उन्होंने इतनी डिटेल में बताया, फिर हम ये डालेंगे, फिर हम ये करते हैं, उसके साथ हम ये रायता बनाते हैं। और मैं सुनती गई, मैंने फ़ोन रखते अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा मुझे पुलाव खाना है, कहीं से भी लाओ। मैं जा नहीं रही हूँ आजकल किचन में बिल्कुल भी, हाँ, तो मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ कम्प्लीटली। अच्छा, पुलाव और शामी कबाब, मुझे लगता है बाजार की वो मज़ेदार वो टेस्ट नहीं आता है ना, जो घर अच्छा, का पुलाव होता में भी तो बड़ी वेरिएशन कर लिया। एक्चुअल जो ऑथेंटिक पुलाव होता है उसमें इतने मसाले नहीं होते, वो हाँ, गरम वो मसाला light दही के होता साथ है। बना होता है।
अब तो जो जिसका दिल चाह रहा है उसको वो कर रहे हैं। लेकिन शामी कबाब भी जो घर का मजा है घर का वो मजा। कभी आपको बाजार में नहीं मिलता। देखिए कमर्शियल चीज़ें बनाने में और आप घर में बनाते हो हर चीज़ का बड़ा डिफरेंस दूसरा है। तुम नोटिस करो कमर्शियली हर चीज़ में इतना गरम मसाला डाल देता है कि वो भी ओवर पावर एक्चुअल जो उसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ना, देखिए उन्हें कमर्शियल आप अर्न करना होता है, तो वो उस हिसाब से नहीं कर रहे और वो होते। 300 के अगर वो दे रहे हैं 300-400 के अगर पूरे दर्जन दे रहे हैं तो उसमें दाल ही भरी हुई है ज़ाहिर है, और छोटे छोटे होते हैं पतले पतले। चलो मैं ऐसा करती हूँ ब्रेक लेती हूँ, तुम दूसरी तरफ पलट ली है तुमने, कैमरा में अगर दिखा दें। जी हाँ, मैंने पलट ली है, लेकिन हम इसका कलर जो क्रिस्पी करना है तो गोल्डन करेंगे। वो तुम ब्रेक में करती रहना आराम से, और फिर जब हम आएंगे वापस आपके पास तो साइड में वो दिखा देना, और फिर हम लौकी का रायता बना लेंगे। ठीक है, चलो हम जनाब अब एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनसे हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। अहम मौजू इसलिए कि सर्दियाँ भी आई थी, तो आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर जो बच्चे जिनको एक्जिमा होता है वो बहुत एग्रेवेट हो जाता है। एक्जिमा क्या होता है, आपकी स्किन की एक ड्राई स्किन की बीमारी होती है जिसमें अक्सर इतना ड्राइनेस और इतने पैचेस बन जाते हैं कि उसमें से ब्लीडिंग बस सब नज़रों में आ रहा होता है। दूसरी बात ये कि ये सोराइसिस है, एक्जिमा है, ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं। ये एक दिन में हल नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, अक्सर तो पूरी पूरी ज़िंदगी आप एक्जिमा के साथ रह रहे होते हैं। तो जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और हम उनसे जानेंगे कि होम्योपैथी में क्या इलाज है एक्जिमा और सोराइसिस का, क्योंकि एलोपैथी में तो ज़्यादातर बस ऑइंटमेंट्स होते हैं, आप वही लगाते हैं और पूरी ज़िंदगी लगाते रहते हैं। तो इस मौजू पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज शो में पहली मरतबा इतने महीनों में मैंने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को इनवाइट किया। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं होम्योपैथिक को नहीं गिरदानती, बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे दूँ। हम वाइल वी वर ग्रोइंग अप तो कुछ ऐसे हालात और कुछ ऐसे मामलात हुए थे कि इवेंचुअली वी हैड टू गो टू होम्योपैथी, और होम्योपैथिक इलाज से कुछ ऐसी बीमारियाँ मेरे केस में तो कुछ 1-2 मसले ऐसे ट्रीट हुए थे जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थे। आई वाज वेरी यंग, आई वाज प्रॉब्ली 7-8, तो एक बड़ी आंत में कोई ज़ख्म आ गया था जिसको कोई डॉक्टर नहीं डायग्नोज कर पा रहा था। वी यूज्ड टू लिव अब्रॉड, वहाँ से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था बिकॉज माई बॉडी वॉज ब्लीडिंग इंटरनली। पाकिस्तान हम आए, खान में दिखाया तो खान वालों ने बिल्कुल खातिर खा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा वैसी बच्ची मर रही है, उन्होंने कहा खामखा हमारा रिसोर्सेज यहाँ इस्तेमाल होंगी। तो देयर वाज अ होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि मेरे मामू कहीं से डिस्कवर करके लाए थे, एंड व्हेन वी वेंट टू द होम्योपैथिक डॉक्टर, उन्होंने बस चेक किया, उन्होंने कहा हो कुछ नहीं है, बच्ची की आंत में ज़ख्म हो गए, अभी ये दवा लें, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। एंड आई एक्चुअली रिकवर्ड। जब हम वापस गए अपने मुल्क जहाँ से आए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स वर अमेज्ड, क्योंकि अबू मतलब एवरीबडी थॉट कि अब तो मर गई होगी बच्ची। तो आई सर्वाइव्ड। इसी तरह एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, हैड ब्रेन इंजरीज, तो व्हेन आई वाज इन ICU तो डॉक्टर्स ने कहा था कल सुबह इनकी इंजरी होगी। लेकिन हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे क्योंकि उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा कि एक दवा होती है आर्निका, उन्होंने उसकी हाई पोटेंसी पे कहा कि ये देना शुरू करें, ब्रेन से क्लॉट रिमूव होने लग जाएगा। एंड आई रिकवर्ड विदाउट सर्जरी। और वहाँ पे जहाँ मैं साउथ सिटी में एडमिट थी ICU में, तो डॉक्टर हैरान थे कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो हाउ कम हर क्लॉट इज़ बीइंग रिमूव। तो होम्योपैथी इज़ अ वंडरफुल अल्टरनेटिव थेरेपी या मेडिसिन कह लीजिए। हमें क्योंकि आदत नहीं होती सुनने की, बल्कि फ़नी बात यह है कि मेरा जो भाई है ना बचपन से होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा था, फिर वो अचानक बन गया एलोपैथिक डॉक्टर, नाउ ही सर्जन इन इंडस हॉस्पिटल। अब वो यही कहता है ये प्लेसिबो है। मैंने कहा तुम यही खा के बड़े हुए हो। तो टुडे आई हैव इनवाइटेड अ होम्योपैथिक डॉक्टर, और हम बात करने वाले हैं कि एक्जिमा और सोराइसिस क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है। ये सर्दियों में बड़ा कॉमनली बहुत एग्रीवेट हो जाता है, और जिन लोगों को है उनको अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल है इसके साथ ज़िंदा रहना। तो मैं भी आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर साहब से, और जानते हैं कि सोराइसिस और एक्जिमा का इलाज क्या है और क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप ठीक हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी जो है वो एक प्लेसिबो इफेक्ट है। अच्छा, प्लेसिबो कहते हैं कि अगर आपको कोई शक्कर भी दे देना, कि जैसे पढ़ के कुछ दे दिया, तो आपको लगता है कि मैं खा रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि इसमें शिफा है। वो आपका माइंड आपको रिकवर कर रहा है। रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। दिस इज नॉट द रियलिटी। तो आपको इस तरह के सवाल जवाब सुनने को मिलते हैं? जी इस तरह के तो बहुत सवाल मिलते हैं हमें, और आपने इनिशियली जो मतलब इंट्रो में बताया, यही इस बात का सबूत है कि होम्योपैथिक के अंदर प्लासिबो नहीं है, ये एक मतलब प्रॉपर मेडिसिन। मैंने इसीलिए डिस्क्लेमर दे दिया क्योंकि मेरी तो 2 ऐसी बिल्कुल बहुत अहम केसेस आपने जो है वो डिस्कस किए जो होम्योपैथिक ने ठीक किया। और आर्निका का आपने जिक्र किया, आर्निका इज
वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। जी। हमारे नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं तो कहीं भी पेन हो, इंजरी हो, हाँ। तो आर्निका इज वन ऑफ द टॉप। अच्छा, किसी भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में काम करती है? सॉफ्ट टिश्यू हो या हार्ड टिश्यू इंजरी हो, लिगामेंट्स कहीं की भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरी सॉफ्ट टिश्यू और वो हाँ, लिगामेंट इंजरी तो हुई आर्निका है, इज तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। ओके, ब्रिलियंट। Yeah, क्योंकि वो एलोपैथी में तो दे हैव जस्ट हाँ, प्लास्टर्ड, पेन किलर्स एंड नहीं उन्होंने कहा है कि अभी एंटी 3 महीने प्लास्टर के साथ अगर आप आर्निका करते हैं यूज, तो अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुई है, ब्लड की जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है, तो आर्निका उसको रिमूव करने में वो देती चलें, है। अभी भी वक्त गया नहीं, हाँ, कर लूंगी। yes. अच्छा, मुझे बताइए कि ये सोराइसिस ठीक है। और एक्जिमा, ये दो मुख्तलिफ स्किन कंडीशंस बिल्कुल। हैं। क्या होती है सोराइसिस, क्या होती है और एक्जिमा क्या होती है? अच्छा, बहुत ही अहम टॉपिक आपने आज रखा है, और पेशेंट्स अक्सर मेरे पास आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। वो एक्जिमा को सोरियासिस कह रहे होते हैं और सोरियासिस को एक्जिमा। बिल्कुल। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेट का है दौर, तो हल्की सी भी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, इंजरी हो जाए या कोई पैच बन जाए, तो लोग गूगल सबसे पहले करते हैं। हाँ गूगल पे देखते हैं कि ये पैच है क्या, आया ये सोरियासिस है या एक्जिमा है। जी। इफ इट इज एक्जिमा, अगर ये एक्जिमा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक्जिमा इज सिंपल जो है वो स्किन की इन्फ्लेमेशन का नाम। सेकंड नेम जो एक्जिमा का वो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस इज आल्सो कॉल्ड एक्जिमा। अच्छा। अलग अलग एक्जिमा होता है, एटोपिक एक्जिमा होता है, अगर आपके सर पे हो जाए तो इसको हम कहते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस। लेकिन जो सोरियासिस है ना, ये बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल, सोरियासिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। जी। और जब भी ऑटो इम्यून डिजीज का नाम आता है ना, आप ये समझ जाए कि एलोपैथिक की दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ जी, ऑल द absolutely. ऑटो इम्यून डिजीज, बिल्कुल। नॉट ओनली मतलब सोरियासिस, जितनी भी। हाँ, जितने भी डिसऑर्डर्स हाँ, हैं। जितने अच्छा, भी disorders ऑटो इम्यून डिजीज समझा दीजिए हमारे नाजरीन को कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता बिल्कुल, है? देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी अंदर की जो इम्यूनिटी है, यानी कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल, ये हमें बचाते हैं बैक्टीरिया से, फंगस से, उसको मारने का काम करते हैं। जब यही हमारे दुश्मन बन जाए, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब हमारी बॉडी हमारे खिलाफ लड़ रही है। अब अगर हमारे व्हाइट ब्लड सेल हमारे स्किन के दुश्मन बन जाए, तो ये बन जाएगा सोरियासिस। और अगर हमारे व्हाइट ब्लड सेल हमारी हड्डियों के दुश्मन बन जाए, तो ये बन जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इज आल्सो ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके अंदर हाथ पांव जो है टेढ़े होने मुड़ना लगते शुरू हो हैं, जाते हैं, जिसको और there is गठिया no का cure। मर्ज बिल्कुल कहलाता नहीं, गठिया एक अलग है चीज, गठिया जोड़ों का और दर्द है? बिल्कुल बिल्कुल, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक अलग चीज है। इसकी कोई एज नहीं है। ओह, मतलब बुढ़ापे में गठिया में नहीं तो हम होगा। देखते हैं ना कि ओल्ड एज में होता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है 20 साल के बच्चे को भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। सेम विद द सोरियासिस, कि देयर इज नो एज, ये Right. छोटे बच्चे को भी और हो ये सकता है। किसी भी वक्त आपकी स्किन आपके Yes, अगेंस्ट yes. चली जाएगी। आपकी स्किन आपके अगेंस्ट चली अच्छा, जाएगी, व्हाइट एक- ब्लड सेल आपके दुश्मन बन जाए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीजेस पे बात हो रही है। होम्योपैथी में ऑटो इम्यून डिजीजेस का इलाज है? बिल्कुल, होम्योपैथिक के अंदर 100% सोरियासिस का इलाज है। 100%? हाँ, और सिर्फ मैं नहीं, आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो सोरियासिस को अल्हम्दुलिल्लाह इजीली ट्रीट कर लेगा पूरी दुनिया के अंदर, ओके। क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। स्लो ट्रीटमेंट है या जल्दी हो जाता असल है? में देखिए, सोरियासिस इज अ क्रोनिक डिजीज, ये कोई एक्यूट डिजीज नहीं है। हमारे पास भी जब मरीज आता है तो वो 3-4 साल के बाद ही आता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर किसी को स्किन पे पैच हो जाए, तो वो पहले एंटी एलर्जिक Ignore लेता है, करेगा। या उसने स्टेरॉइड का कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, एनीवन उसने ऑइंटमेंट वैसलीन लगाया, लगाई, कुछ दिन हाँ, के लिए आराम आ उसके गया। बाद जब वो देखता है कि मेरा पैच बढ़ना शुरू हो गया है, मेरी पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो गया है, तो फिर वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है। सोच क्या होती है कि मैं 4 साल से इलाज करवा रहा हूँ, होम्योपैथिक वाला मुझे 2 दिन में सही करे। अब अगर 4 साल पुरानी बीमारी है, तो वो 3-4 महीने तो लेगी ना। सही बात तो अगर है। हम इसको कहें कि ये स्लो ट्रीटमेंट है, तो इट इज नॉट द स्लो ट्रीटमेंट। अगर आपको सोरियासिस का पैच हुआ है 1 हफ्ता पहले और आप आए हमारे पास, तो हम विद इन अ वीक उसको सही कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप जितने टाइम बाद आएंगे, आपको मैं बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 20 साल से सोरियासिस है, और वो लगा रहे हैं आगे जाके 2 हफ्ते में ठीक है। हाँ, अब आगे जाके फिर इसका ट्रीटमेंट इंजेक्शंस भी होता है। ये सोरियासिस आगे जाके हड्डियों में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हड्डियों में इंजेक्शन लगते हैं, बहुत ही पेनफुल होता है। Oh my जिसके God. साथ भी सोरियासिस है, पूरी बॉडी उसकी जो है वो उसमें कवर हो जाती है, सही और है। उसके लिए बहुत जिंदगी अब गुजारना मुश्किल बहुत है। हाँ, अब जो जरूरी सवाल, मेरे स्किन पे कोई पैच हुआ सपोज, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये सोराइसिस है कि ये एक्जिमा का पैच है? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक्जिमा इज द नेम ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। अच्छा, वो पहले उसके पे बात ठीक कर है। लेते हैं। उसके क्या सिंपल symptoms हैं? स्किन की इन्फ्लेमेशन का नाम एक्जिमा है। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ पे कोई चीज गिर गई, ब्लीच गिर गया, एसिड गिर गया, तो आपको हल्का सा पैच बन गया, इट इज आल्सो एक्जिमा। या किसी चीज से आपको एलर्जी है, आपने कोई ऊनी जो है वो शॉल पहन ली, या किसी चीज से आपको एलर्जी हो Detergent गई, allergy बिल्कुल हो, बिल्कुल बिल्कुल, बर्तन डिटर्जेंट धोने से, एलर्जी हो, हाँ। ये सारे कहलाते हैं एक्जिमा। ठीक और है। इसका ट्रीटमेंट आसान है, इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी के अंदर भी है,
इजीली। मतलब मैं हर बार ये नहीं बोलूंगा कि नहीं एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है ही नहीं, जो Of course, ट्रीटमेंट है वो है। तो आपने दवाएं तो लगाई एक्जिमा, हाँ एक्जिमा इज वेरी इजी टू ट्रीट, और एक्जिमा इतना ज्यादा फैलता भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने भी शायद पेशेंट देखे हो, मैंने भी देखे, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब 20 साल से ये नी पे एक्जिमा है मेरे, और ये है। अच्छा, एक्जिमा के पैचेस होते हैं Still, जैसे बिल्कुल, जैसे वहाँ पे यहाँ dryness कोई भी होती होगा है। जहाँ वहाँ पे बस हाँ, एक ड्राई पैच बन dry जाएगा patch और वो बनेगा। वहीं का वहीं बिल्कुल रहेगा ऐसे ही। सालों। जबकि सोरियासिस में ऊपर स्केल्स आएंगे, अच्छा, जैसे कि फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, हाँ वाइट वाइट स्केल्स ऊपर से उतरते हैं, और वो फैलेगा 1 से 2, 2 से 3, और छोटे इसको छोटे से तेजी रेड से पैचेस फैलता होंगे। बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे से रेड पैचेस होते हैं, और जब वो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट करता है पेशेंट, तो वो कहता है कि जब मैं ऑइंटमेंट लगाता हूँ डॉक्टर साहब तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। और वंस मैंने एक दिन भी ऑइंटमेंट लगाना छोड़ दिया या वो स्टेरॉइड खाना छोड़ दिया, तो ये अगेन पैच बन जाता है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी उससे ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है कि जब मैं मेडिसिन खाना छोड़ देता हूँ। सही है। और आप जानते हैं कि स्टेरॉइड इतना खतरनाक ट्रीटमेंट है कि खुद उनके डॉक्टर 6 महीने बाद कहते हैं कि भाई तुमने बहुत खा लिया स्टेरॉइड, अब 1 महीने का गैप दो और फिर खाना। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे और किसी ऑर्गन पे इसके अच्छा, जो है वो असर अंदाज हो स्टेरॉइड्स जाए। और ऑर्गन्स को मुतासर करते बिल्कुल हैं। ऐसे स्टेरॉइड, देखिए कोई भी दवा अगर बहुत ज्यादा मिकदार में दी जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। राइट, और वो दवा की जिसका डोज ज्यादा हो, जैसे कि आप देखते हैं कि एलोपैथिक के अंदर सारे हैवी डोजेज है ना, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, तो हैवी डोजेस की दवाइयां अगर ज्यादा दी जाएंगी तो जाहिर है उसके साइड इफेक्ट्स इवन कहते हैं पेन आपकी किलर्स बॉडी भी में आपकी किडनीज को बिल्कुल अफेक्ट पेन करते किलर हैं। किडनीज को, स्टमक अल्सर, मैदे के अल्सर का सबसे बड़ा रीजन आज के दौर में जो है वो पेन किलर्स, कि राइट, हमारा और जो हम बेजा पेन पेन किलर्स किलर कैसे का भागते इस्तेमाल रहते हैं रोजाना ना। इस्तेमाल है हमारा। हाँ। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रोजाना 4 पैनाडोल खाता हूँ, और ये खाते हुए मुझे 5 साल हो गए, वरना अगर मैं ना खाऊं तो मुझे यहाँ भी दर्द है, बॉडी में यहाँ भी पेन। दर्द है। तो इस तरह के लोग हैं हाँ, जो I इसको know, सेल्फ I know. मेडिकेशन। लेकिन अब तो पैनाडोल भी 2 नंबर ही आ रही है, 2-3 के से कम में तो अफाका होता नहीं। अच्छा, अब कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है सोराइसिस के लिए या इसके लिए एक्जिमा के लिए, तो आप लोगों का ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है? देखिए हमारी तो जो है वो वही पहले हम छोटी-छोटी डायग्नोस गोलियां, बिल्कुल ऐसी, मीठी-मीठी। और मीठी मीठी गोलियों में तो बेसिकली मेडिसिन डाली जाती है, वैसे तो हमारी मेडिसिन होती है। पानी के साथ भी तो लेते हैं? हाँ, पानी के साथ भी ले सकते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम कॉजेस को जान लें, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले इंट्रो में आपने कहा था कि लाइफस्टाइल चेंजेस की भी आपने बात बताई थी। सोरियासिस का जो कॉजेस है ना, पूरी जो वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस हुई हैं और ऑटो इम्यून डिजीज पे जो रिसर्चेस हुई हैं, इसका कॉज ही लाइफस्टाइल चेंजेस है। और मैं आपको बताऊं कि अब तक मेरे पास जितने भी पेशेंट आए सोरियासिस के, चाहे वो पाकिस्तान के हो या पाकिस्तान के बाहर से हो, जैसे एक मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास पेशेंट था, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 2-3 साल से ज़ाहिर है घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, तो हम बाहर से खाना ला के खाते थे। उसके बाद 3 साल बाद मुझे सोरियासिस का पैच हुआ, और बढ़ते बढ़ते वो 2 साल में पूरी बॉडी पे आ गया। एक और मेरे पास पेशेंट आया, उसका सॉफ्टवेयर का काम था, तो उसने कहा कि सारी रात हमारा काम होता था सॉफ्टवेयर का, तो हम बाहर से पिज्जा मंगाने, बर्गर मंगाने। 1 साल के बाद मुझे सोरियासिस का पैच हो गया। तो ये तो आप देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंसान को अल्लाह ने है ना नेचुरल चीजें खाने के लिए पैदा किया है। जब आप आर्टिफिशियल चीजों का इंटेक ज्यादा करते हैं तो आपके अंदर के बॉडी फंक्शन बोलते हैं कि यार ये क्या चीजें आ रही हैं, ये तो हमारे जिस्म का ऐसा नहीं है। तो चूंकि आप उनसे दुश्मनी निकालते हैं तो वो फिर आपके दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, इट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, कि जब आप बॉडी को उल्टा सीधा खाने को दोगे तो जो व्हाइट ब्लड सेल है वो आपसे बदला लेंगे, और ये आपको सोरियासिस इस तरह की ऑटो इम्यून डिजीज का आप शिकार होते हैं। सही है। तो लाइफस्टाइल में आपका पहली चीज तो ये हो गई कि आप चलो बाहर का खाना है कम से कम खाएं, कभी कभार खा लिया खैर है। ऐसे ही बिल्कुल। दूसरा, सोने जागने के वक्त औकात। बिल्कुल सारी चीजें लाइफस्टाइल चेंजेस में सारी चीजें आती है। इसके अंदर स्ट्रेस भी आता है, बेजाय स्ट्रेस, फजूल की छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस। हमारे तो इतनी फालतू चीजों का हम स्ट्रेस लेते हैं, वजीर आजम कौन बनेगा, भाई तुम्हारा क्या लेना देना। हम जहाँ जाए उसी पे बात हो रही है, बेटियां भी पैदा हुई हैं, उनकी शादियों की टेंशन है ना, तो हम तो जो स्ट्रेस नहीं भी है, जो हमारा काम ही नहीं है, हम उसका भी स्ट्रेस लेके बैठे हैं। तो ये बेजाय स्ट्रेस भी जो है ये भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज का बाइस बनता है। तो आप देखिए वो सारी चीजें जो कि लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, आपका स्ट्रेस है, आपका फास्ट फूड का इंटेक है, आपका केमिकल वाला खाना है। आजकल तो देखिए हर खाने में केमिकल वैसे ही मौजूद है कि अगर आप फास्ट फूड ना भी खाएं, नॉर्मल घर के नॉर्मल भी खाना खाएं, दूध पिएं और सारी चीजों का इंटेक लें, तो इसमें भी सब में केमिकल मौजूद है। और यहाँ की तो फिजा भी हाइजेनिक नहीं है, उसमें भी मैं समझता हूँ केमिकल्स मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें सोरियासिस का बाइस बनती हैं। हर चीज ही सोरियासिस का मतलब, अगर आप जिंदा हैं यहाँ पे तो आपको कभी भी कोई भी ऑटो इम्यून हो सकता है।
तो इसीलिए तो कैंसर इतना कॉमन हो गया है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि बॉडी रिटेलिएट कर रही है कि भाई मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात मैं इसमें वो करना चाहूंगा ऐड, कि सोरियासिस जो है ना वो कंटेजियस नहीं है। अच्छा, मतलब सोरियासिस के eczema भी साथ contagious? वो एक्जिमा कंटेजियस हो सकता है अगर वो बैक्टीरियल है, अगर बैक्टीरियल की वजह से है, या अगर सिबोरिक है, आपके स्कैल्प पे हो गया है और तो आपने कॉम कंगा- यूज किया, फिर बराबर वाले ने यूज किया, तो फिर आपको हो सकता है। लेकिन सोरियासिस जो है ये नॉन कंटेजियस है। क्योंकि वो ऑटो इम्यून है। तो वो हमें आपकी ऐसा नहीं समझना है कि immunity- नहीं यार सोरियासिस के साथ हमें बैठना नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो ये आपको लगेगा नहीं, ठीक क्योंकि है, ये तो उसके अपने वाइट ब्लड सेल है ना जो उसके दुश्मन बन गए। ठीक है, तो ये ठीक है। आपकी बॉडी के आपके अंदर वाइट दाखिल ब्लड नहीं होंगे। सेल्स ठीक Yes, है, yes, yes. उसी के परेशान हाँ। करें। इलाज का चले अब। इलाज देखिए, होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्वियात हैं और हमारे अंदर एक दवा कही जाती है, वो कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हमारे अंदर एक टैग है, वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, कि कोई भी मरीज हमारे पास आता है, और आपका तो रहा होगा मतलब एक्सपीरियंस, होम्योपैथिक डॉक्टर जो सही है, चूंकि इसमें भी देखें अच्छे पूरे लोग सब में होते हैं, जब आप जाएंगे तो वो कंप्लीट केस टेकिंग करता है आपकी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आते हैं पेशेंट और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे स्टमक में पेन है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी नींद कैसी है, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो पेट में है दर्द, आप पूछ रहे हैं कि मेरी नींद कैसी है। तो हम मरीज को ओवरऑल देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हम उसको ओवरऑल देखने के बाद फिर उसको उसकी सिंगल रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर। होम्योपैथिक में ऐसा होता है कि आपके पास अगर 4 मरीज आए और चारों को फ्लू है, तो हम चारों की अलग अलग मेडिसिन देंगे, क्योंकि होम्योपैथिक का मानना ये है कि फ्लू तो एक है लेकिन चारों बॉडी अलग अलग है। Right. जब हार्ट की लकीरें अलग अलग है तो इंसान की मेडिसिन हर भी किसी अलग की अलग है। नीड अलग है ना बॉडी जबकि बाकी तरीके इलाज में आप देखें तो एक ही आपको दवा पेन है सबको। तो सबको एक ही दवा देनी है। इसीलिए होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट, अगर आप क्लासिकल होम्योपैथिक की बात है तो ये आसान नहीं है, ये बहुत ही तो मुश्किल पढ़ना है। भी आसान नहीं हाँ, इसको होगा। पढ़ना भी आसान नहीं है, लेकिन इसका जो इलाज करना है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं देखता हूँ कि हमारी यूथ जो होम्योपैथिक डॉक्टर बनती है वो अक्सर वो ये फील्ड भी स्विच कर देते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि पेचीदा इतना आपको है। हाँ बिल्कुल ओवरऑल आपको केस टेकिंग करना, उसके बाद सिंगल रेमेडीज देना। सही लेकिन वंस आप ये देना शुरू हो और मरीज का इलाज होना शुरू हो, तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे मिरेकल्स जो है होम्योपैथिक के अंदर है। और इस वक्त तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलाज है और बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्योर हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां क्योर हो रही हैं कि आप देखिए सारी ऑटो इम्यून डिजीज जो है इसका इलाज होम्योपैथिक के अंदर है। वेरी ट्रू। अच्छा, मुझे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट सवाल है जी। कि अगर किसी को एक्जिमा है ठीक तो है। वो कौन सी एहतियात करे, क्या द काइंड ऑफ फैब्रिक दे वेयर, कौन कौन सी एहतियातें हैं जो उन्हें करनी चाहिए? जी जी, एक चीज मैं अक्सर अपने मरीजों को बोलता हूँ कि मैं अक्सर अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आप खुद जानते हो, क्योंकि आपको ये है बहुत अरसे से, किस चीज से आपको एग्रावेशन हो रहा है, क्योंकि हर मरीज अलग है। बास को जो है वो कॉटन से एलर्जिक है, बास वूल से एलर्जिक है, तो पेशेंट को भी समझना है कि अगर जिस कपड़े से वो एलर्जिक है वो उसको अवॉइड करना है। सही इसके अलावा जितनी भी गर्म चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल खजूर है, इंजीर है, ग्रिल्ड फिश है ना, फिश है, बारबेक्यू आइटम है, ये सारी चीजें प्रोवोक करती हैं एक्जिमा को भी और सोरियासिस को भी। अगर आपको एक्जिमा है तो आपको स्किन को ड्राई नहीं रखना, आप उस पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं, कोई भी जो है वो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, तो आपको एक्जिमा में आराम और मिलेगा। वैसलीन? बिल्कुल, वैसलीन भी आप एक्जिमा में लगा सकते हैं, एक्जिमा में आपको आराम मिलेगा। चूंकि मैंने बताया कि एक्जिमा इतना घबराने की बात अब नहीं वो है, ड्राइनेस की वो वजह से सिंपल पैच हाँ बनता ड्राइनेस है। ऑफ द तो अगर आप जितना उसको वो रखेंगे उसको मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज रखेंगे रखेंगे तो वो ठीक बने। लेकिन अगर आपको सोरियासिस है तो फिर आपको psoriasis डॉक्टर के का पास वाला, आना ही हाँ, आना फिर है। आपको आना पड़ेगा, क्योंकि Right. सोरियासिस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मॉइस्चराइज करने से आराम मिले। और सोराइसिस में आपको अगर आप खाने पीने में भी एहतियात करें हाँ, तो खाने पीने में तो सेम एहतियात है कि Same आपको एहतियात अंडा है। है, चिकन है, बारबेक्यू आइटम बचा है, क्या? और ये मतलब दाल सब्जी खाएं। यही दाल सब्जी खाएं, खुश रहें, बजट फ्रेंडली भी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और काफ़ी मिसकंसेप्शन क्लियर जी। किया। तो जनाब, अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको एक्जिमा है, या खुदा जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्जिमा के लिए आपने घबराना नहीं है लेकिन सोराइसिस के लिए आपने घबराना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो ट्राई टू फाइंड सम गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। आप डॉक्टर सऊद से भी रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप फेसबुक पे मौजूद जी, हैं? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद आप लेके डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आसानी दस्तियाब है इंशाल्लाह। आप, ठीक है, तो आप डॉक्टर साहब से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वरना आपके इर्द गिर्द अगर कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो कोई हर्ज नहीं है, आपको अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ जाना चाहिए। तो दुनिया में इतने तरीके इलाज हैं। इवन मैं किसी बहुत ही बड़े हकीम से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे, शी अमेज्ड मी जब उन्होंने मुझे अपनी रिसर्चेस बताई कि हिकमत में कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई है। हमारे पास मेन स्ट्रीम क्योंकि ये मेडिसिन इतनी कॉमन नहीं होती तो हमें लगता है कि यार क्या मैं टाइम वेस्ट करूँ।
अच्छा, सबसे मज़ेदार बात, सस्ता तरीका इलाज है। आप वैसे अगर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चलें तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद एक और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। वो मज़ेदार क्यों है, उसका रीज़न ये है कि हम सब जब कोई भी कारोबार करते हैं तो हमारा एक ही वो होता है, हम एक ही क्या कहते हैं, एक ही रीज़न ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा कोई ग्राहक हमसे छूट ना जाए, कोई एक बार हमारी दुकान पे आ गए तो वापस ना चला जाए। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, सीखेंगे वो गुर, किस तरह हम अपने ग्राहकों को रोक के रख सकते हैं बिजनेस में। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ना सारी चीज़ें होती हैं कि पैकेजिंग कैसी हो, नाम क्या हो, लोगो क्या हो। हम भूल जाते हैं बहुत दफ़ा कि दुकान तो खोल लेंगे, उसके बाद अगर क्लाइंट आया और अगर वो चला गया तो उसको वापस कैसे लाया जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों का बिज़नेस सिर्फ इसलिए नहीं चल पा रहा होता कि अगर उनके बिज़नेस में, चलिए हम बात करते हैं बिल्कुल सिंपल सी एक दुकान की। मैं किसी दुकान जाऊं और अगर मुझे वो टूथब्रश ना मिले जो मुझे चाहिए और मैं दूसरी दुकान से मिल जाएगी, मैं दोबारा कभी भी उस दुकान पे वापस नहीं जाऊँगी। आई ऑलवेज गो टू द अदर शॉप। तो अगर आपकी दुकान पे या आपके बिज़नेस में लोगों को आसानी नहीं है, लोगों को ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही हैं, सर्विस नहीं मिल रही, तो लोग एक दफ़ा अगर किसी और के पास चले गए तो आपके पास वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। दूसरी बात यह, हम बहुत दफ़ा उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ टिके रहते हैं जिसके साथ हम हैप्पी महसूस करते हैं, हमें आराम रहता है, हमें उस डीलिंग में ज़्यादा किचकिच नहीं होती। तो अपने बिजनेसेस को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं। तीसरी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम कभी जाते हैं और हमें अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं मिलती क्योंकि दुकान वालों को लगता है या उस बिज़नेस ओनर्स को लगता है कि वो जी बहुत बड़े बादशाह हैं। अगर वो चलो पेट्रोल पंप है तो जी बंदा आएगा ही आएगा। भाई, आपके पेट्रोल पंप के आगे कोई और पेट्रोल पंप है जहाँ पे थोड़ा तमीज़ से बात की जा रही है तो लोग शायद वहीं जाएंगे। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, कोई एक बात नहीं है जिसकी वजह से आप कस्टमर को रोक सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसकी वजह से या तो कस्टमर भागता है या कस्टमर आगे रह जाता है। तो ये वो कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह हम अगर बिज़नेस चाहते हैं कि प्रॉफिट में रहे तो हम किस तरह कस्टमर्स को रोक के रख सकते हैं, क्या करें कि ग्राहक जान ही ना पाए। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने एक कंसल्टेंट और ट्रेनर को मदऊ किया है। अभी हम उनसे जानते हैं, मैं मुलाकात भी करवाती हूँ और हम जानते भी हैं कि क्या किया जाए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैज़ान? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएंगे? बिल्कुल खैरियत है। फैज़ान, कितना नॉर्मल सा ये बिहेवियर है हमारा जिसको शायद दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर्स इतना ईजी लेते हैं। जैसे मैं कहीं गई और वहाँ पे मुझे वो प्रोडक्ट नहीं मिली, मैं कहीं और चली गई, मैं दोबारा पलट के वहाँ नहीं जाऊँगी। सिमिलरली रेस्टोरेंट्स में अगर आपने एक प्रोडक्ट, जैसे होता है ना, एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, फिर अचानक से हमें बर्गर अच्छा नहीं मिलता, वी नेवर गो टू दैट रेस्टोरेंट अगेन। हम ये नहीं सोचते कि आज कोई गलती हुई होगी। तो ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये बिहेवियर? बिल्कुल किया है, बहुत आपने स्पॉट ऑन बात की है और एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है ये जिसको जितना प्रोब किया जा सकता है ये वो कम लगता है। क्योंकि आई हैव बीन इनटू कस्टमर फेसिंग रोल्स फॉर 13 इयर्स माई सेल्फ। पिछले काफ़ी अर्से से कंसल्टिंग ट्रेनिंग के साथ वाबस्तगी है, तो भी इसी टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स भी देता हूँ और इस एक्सपीरियंसेस को मैंने खुद भी फेस किया है जो आपने पॉइंट आउट किए हैं कि वंस यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस यू डोंट वांट टू गो बैक और एम्पैथी नहीं फील करते। आप एक क्विक डिसीजन मेकिंग की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं कि एक आपका स्टांस बन गया है कि ये जगह जो है वो मुझे सूट नहीं करती। बिल्कुल। इसकी मैं आपको बड़े मज़े की कहानी सुनाती हूँ। हमारे यहाँ जो पानी, जो हमारे यहाँ जो बॉटल्ड वाटर हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, तो कुछ ऐसा हुआ बीच में कि पानी जिस दिन उन्होंने हमें डिलीवर करना था उन्होंने नहीं किया। अब उन्हें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, देयर वाज नो रिस्पांस। तो खैर वो एक हफ्ते तक आई हैड टू मैनेज कहीं और से। तो एक हफ्ते बाद वो अचानक से आ गया ना कि मैडम आप हम ही से ले लें। मैंने कब तो आई हैव चेंज द सर्विस प्रोवाइडर। वो पीछे लगे नहीं। तो मुझे कहने लगा मैडम वो बहुत मसला हो गया था। मैंने कहा क्या मसला? वो किसी का इंतकाल हो गया था। मैंने कहा मुझे पता, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि किसी का वो बता भी नहीं पा रहा। मैंने कहा दूसरा, मैं तुम्हें क्लियरली बात बताऊँ, तुम्हारे घर में जो भी मसला था ये मेरा मसला नहीं है। मुझे, मेरे लिए वो 5 बोतलें पानी की बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस वजह से यू लॉस्ट द बिजनेस क्योंकि तुम्हारा इंतकाल हुआ है, कोई मसला हुआ है। आई डोंट केयर एज अ कस्टमर। बाकी मैंने उसको कहा कि खैर आई स्विच बैक टू हिम कि अंदर का एक अच्छा इंसान बाहर आ गया कि चलो गरीब आदमी है, बट मैं ये दिस इज़ द रियलिटी। मैंने उसको कहा कि इफ़ यू वांट टू वर्क, तुम्हारे मसलों से कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे वो कहते हैं ना, आंधी आई है, तूफान आया, घर गिर गया है, कस्टमर को अपना काम चाहिए। तो ये हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं, ऐसा लगता है मेरा मसला है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड आई थिंक कि जो बात आप कह रही हैं ये रूटीन प्रोडक्ट्स के अंदर जिसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है या थोड़े से सस्ते रेट्स के ऊपर हम बाय करते हैं, वहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है कि हम
थोड़ा सा सिंपैथी वाली ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, गरीब बायर है वो वाली चीज़ आ जाती है, ये वाली चीज़। लेकिन फॉर प्रोडक्ट्स जिसके अंदर प्रीमियम बाइंग है, फॉर प्रोडक्ट जहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, वहाँ पे ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। वंस यू स्विच तो यू आर completely not their customer anymore। और फिर यही वाली बात है कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी इसके अंदर एक आती है, कस्टमर फर्स्ट अप्रोचेज हैं, दोनों डिफरेंट अप्रोचेज भी आती हैं, जिसके अंदर कंपनीज अपनी जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी प्रोडक्ट सेंट्रिक चीज़ें डेवलप करी होती है, मटेरियल्स होते हैं, सारे वो कस्टमर्स को जहन में रख के डेवलप कर रहे होते हैं। इसी वजह से कि कस्टमर हैं तो वो हैं। Absolutely. Obviously, yeah, तो अगर कोई भी शख्स अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहा है, जैसे एक बात तो हमने सुनी कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वो तो बात की बात है कि कस्टमर आपके पास कंप्लेन लेकर आया तो आप कह रहे हैं जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। तो वट एवर प्रोडक्ट यू आर डिजाइनिंग, वट एवर बिजनेस और सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग, आपके जहन में होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए। ये नहीं कि अब बना लिया रॉकेट, अब पीछे लग गए, चाहे किसी को चांद पे जाना है कि नहीं जाना है ना। यस एग्जैक्टली, एंड आई थिंक ये दोनों ही चीज़ें चलती हैं। जो मैंने थोड़े फेलियर्स वाली साइड पे देखा है, वहाँ पे यही वाली चीज़ होती है कि जिस तरह आपने भी बात की कि प्रोडक्ट बना लिया है और अब वो प्रोडक्ट फिर मार्केट ढूंढती है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लायर टाइम ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ बना ली जो शायद मार्केट की नीड नहीं है, अब उस नीड को आप ढूंढना चाह रहे हैं उस मार्केट के अंदर, तो ये रिवर्स चीज बन जाती है और फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लग जाती है आपकी और एफर्ट भी लगता है, जो कि एक इररिलेवेंट अप्रोच है। फॉर एग्जांपल वन आइडिया, मैं एक स्टार्टअप्स के उसमें बैठा हुआ था इवैल्यूएशन में, तो वहाँ पे एक आइडिया आया, उसने एक नॉर्मल सा ग्लास डिजाइन किया था जिसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। सो हमारा भी सवाल उनसे यही था कि आपने ये क्यों बनाया, लाइक व्हाई, व्हाट इज द नीड बिहाइंड इट। कोई स्पेसिफिक नीश है, कोई सेगमेंट है, मतलब जिसको आप टारगेट करेंगे, इट इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोडक्ट, व्हाई यू नीड अ डिफरेंट प्रोडक्ट। क्या जवाब? और कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। उसने कहा बस मुझे ये अच्छा लगा और मैंने ये डिजाइन कर लिया। अच्छा, और अब उसने जब उसको अच्छा लग रहा था, उसने बनाया तो बहुत एक्साइटेड था कि आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस। चलेगा नहीं चलेगा वो हम नहीं सोचते। तो किसी भी किस्म के बिजनेस में तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि यू नीड टू हैव अ यूएसपी। You definitely need to have a USP, but unique selling proposition से पहले I think बहुत सारी और steps हैं, वो जरूरी हैं। For example, market research से start होती है जो भी चीज़ होती है। चाहे आप कुकिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे आप जो काम करना चाह रहे हैं, प्लीज रिसर्च योर मार्केट। उसके बगैर कोई चीज़ करेंगे कि मैं किसको बेच रहा हूँ, मार्केट रिसर्च में हर चीज़ आ जाएगी कि जिस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करके, जिस बेसिकली नीड क्या है मार्केट की, जिसको आप टैप करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग विद दैट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज बना रहे हैं, सोल्यूशन ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है आपके दिमाग में एक चीज़ होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो आप कहते हैं ना कि हम स्लाइस करते हैं अनियन को, तो फिल्टर होकर एकदम से निकल आता है एंड में। तो इसी तरह से आइडिया को भी जब आप स्लाइस करते हैं तो अपने, तो आपके जो एंड में निकलता है वो ये भी हो सकता है कि आप सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दें। बेसिकली तो आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ना, जिस तरह एयरबीएनबी का मॉडल है कि रेंटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो हॉलिडे वेकेशंस या आपको रेंटल जो है कह लें आप स्टे, बट दे आर नॉट ओनिंग एनीथिंग, कुछ भी स्टेक पे नहीं होगा। सिमिलर गोज विद द करीम मॉडल, उनके अपना कुछ भी नहीं है, कोई एक भी गाड़ी उनकी अपनी नहीं है। सो लाइक एक सिस्टम यस, सो यू स्टार्ट विद सर्टेन थिंग्स, बट वो फिल्टर होते होते क्या चीज बन जाती है आपको भी नहीं पता होता, वंस यू एंटर इनटू रिसर्च एंड टेक द डेटा इनटू दिस। फैजान, मेरे ज़हन में एक और बात इससे आई कि जो आप कह रहे हैं रिसर्च, बहुत दफ़ा जो शख्स बिजनेस शुरू कर रहा होता है वो इतना ड्रिवन होता है और वो इतना, तो उसकी एक बाइसनेस होती है रिसर्च में भी, वो वही देख रहा होता है जो वो देखना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन लोगों से ज़रूर बात करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए जो बिजनेस सेंस रखते हैं। हम तो अपना आइडिया ही छुपा रहे होते हैं आखिर तक कि ऐसा ना हो कोई मेरा आइडिया ले ले। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप सही लोगों से मशवरा करें। आई थिंक आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और इसके दोनों साइड्स भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक साइडेड तरीके से बात हो नहीं सकती। इस पे आइडिया बिल्कुल छुपाते हैं लोग, और वो एक इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट भी होता है कि ना सिर्फ चोरी हो जाए, बट एक और एलिमेंट भी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, उसका फिजिक्स के अंदर एक्सपर्टीज है और मैं उसके पास जाऊंगा कोई डिफरेंट आइडिया लेके, तो मुझे वो शायद अच्छे तरीके से उस तरह राय ना मिल पाए। तो आप जाएंगे उसी के पास ना जो आपको मशवरा दे सकता है। एग्जैक्टली, ये वाला एक पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था जो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया, कि ये इररेलेवेंट अप्रोच हो जाती है ना हमारी, कि उस प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं जिसकी रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता। ये एक बहुत गलत अप्रोच है, और शायद हमारा ब्रॉट अप एट टाइम्स मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि हम समझते हैं कि बड़ा है तो इसको सब कुछ पता होगा, विजडम हर तरह का होगा। दो तरह के रवैये हैं, एक ये कि अकले कुले हमें ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की, दूसरा ये कि हर किसी से मशवरा, हर एक से हर वो मशवरा जो उनका काम भी, जो उनका काम नहीं है। स्पॉट ऑन। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिस्कनेक्ट का, कि आप रेलेवेंट लोगों को अप्रोच कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा आई थिंक ब्रेव होने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि
टॉक टू द रेलिवेंट पीपल, डिटेलिंग में इतना ना जाए आइडिया की, बट एटलीस्ट बर्ड आई व्यू के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्लैरिटी जरूर ले वो लें। आपका आधा काम आसान ही कर देंगे, वो बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच रहे होते हैं वो एकदम से बता देंगे कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, या ये करना है तो इस तरह कर लो। तो पहला तो किसी भी बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कस्टमर आए और रुके, तो पहला तो ये है कि आपकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन इस तरह हो कि जिसकी ज़रूरत है मार्केट में। और मार्केट में ज़रूरत का तयन आप अकेले बैठ के नहीं लगाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे, देखेंगे ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये भी देखते हैं कि इस चीज़ की डिमांड है मगर कोई सप्लाई नहीं है, या बहुत महंगी प्रोडक्ट है। तो चाहे आप घर से बिरयानी बना के बेच रहे हैं, चाहे आप स्टील का कारोबार कर रहे हैं, यू नीड टू नो इफ़ द मार्केट नीड्स इट। अब आपने कारोबार शुरू कर दिया और अब आपका कस्टमर आना शुरू हुआ है, वो कौन से इक़दामात हमें लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारी कस्टमर सर्विस अच्छी रहे या हमारे रिलेशंस अच्छे बनते रहें? सो बेसिकली देखिए, कस्टमर सर्विसेज में हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी रहती है। अगर हम इसको स्टडी करें ना सर्विसेज को, तो इस पर बड़ी अच्छी एक बुक भी है रॉन कॉफमैन की, अपलिफ्टिंग सर्विसेज के नाम से। तो उसके अंदर वो ये मेंशन करता है कि देयर आर लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। अब हमारे यहाँ अक्सर औकात बिजनेसेस रिएक्टिव अप्रोच पे चल रहे होते हैं कि कुछ आएगा मसला तो उसका हल करेंगे, सही है। तो इससे ये तो मतलब एक कह लें कि क्रिमिनल अप्रोच है, इन अदर वर्ड्स अराउंड, कि आपने कुछ कर दिया उसके बाद अब आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सो इससे अगर हम आगे मूव करते हैं तो एक अप्रोच आती है, उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, कि यू सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई व्हाट कुड कैन गो रॉन्ग विद इन दैट स्पेस, और उसके सोल्यूशन आपके पास हों, उसकी रेमेडी हो, उसके स्टेप्स हों, मेजर्स हों। एंड देन उसके बाद फिर आप सेटिस्फाइड लेवल पे आ जाते हैं, या गुड कस्टमर सर्विसेज लेवल पे आ जाते हैं, या मीटिंग द एक्सपेक्टेशन वाली बात जो हम करते हैं वो उस पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा एक और लेवल आता है, दैट्स हाईली सेटिस्फाइड, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स डिलाइट, जो हम फील एक काफ़ी वर्ड यूज़ करते हैं ना, कि मुझे एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस हुआ, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ज़्यादा अच्छा जाके इन्होंने सर्व कर दिया। सो ये एक ऐसी जर्नी आई थिंक है जिस पे कंपनीज को कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। स्पेसिफिकली जो स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है वो ये होता है मीटिंग द एक्सपेक्टेशन एंड टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स हायर डिलाइट, क्योंकि मोर और लेस कंपनीज मीटिंग द एक्सपेक्टेशन पे काम कर ही रही होती हैं, अच्छी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मीटिंग द एक्सपेक्टेशन है, ये एक ऐसी साइड है कि एक बुरा एक्सपीरियंस भी होगा तो वो आपको नीचे ले आएगा। तो आपको कंटिन्यूसली आगे से आगे की तरफ अगर काम करेंगे तो सर्टेन बैड एक्सपीरियंसेस वोंट जस्ट पुट यू डाउन एट वंस, तो वो वाली चीज़ आपको अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। अच्छा, बहुत दफ़ा लोग बहुत महदूद वसाइल के साथ अपना काम शुरू करते हैं। अब अगर किसी ने बिज़नेस लॉन्च किया तो मे बी वो अकेले हैं या मैक्सिमम उनकी बेटी या बेटा साथ है। ऐसे केस में कस्टमर सर्विस अब आप कुछ एक्स्ट्रा दे भी नहीं सकते, तो कौन सा तरीका है कि आप मतलब अब बात हो रही है बिल्कुल एक सादा सा आदमी जिसने कारोबार शुरू किया और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कस्टमर को रोकूं कैसे। बिल्कुल आप सही कैसे वो डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, कैसा घर बुला के चाय वाय पिला दें, क्या करें? नहीं, बेसिकली इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत मामूली गिव अवेज भी आपके जो होते हैं ना, वो भी आपको हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड हैज लॉन्च्ड शू बिजनेस, तो वो शूज़ की कीमत उसकी जो थी वो ऑन एन एवरेज 6,000 रुपीज़ तक थी, तो उसके साथ वो एक ना छोटा सा कॉइन पाउच फ्री दे देता था। आई मीन लाइक इट डजंट साउंड दैट गुड, और वो इतना कोई बड़ा वैल्यू इन्वेस्टमेंट की चीज भी नहीं थी, बट यस वो डिलाइट नहीं कहेगा तो एटलीस्ट वो हाईली एक्सपेक्टेशन की तरफ तो वहां मूव कर देगा ना, तो अलग ही खुशी होती है कि अरे ये कैसे आ गया। तो वो वाली एक चीज जरूर फील हो जाती है। वो हालांकि 100 रुपीज का था सिर्फ कॉस्टिंग पे जो एक चीज थी, लेकिन वो 6,000 के साथ अगर वो एक चीज चली गई तो आपने जैसे कहा कि वो एक खुशी, एक नेक्स्ट लेवल अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। अच्छा, अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, बल्कि जब हम MBA कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा एक फिक्रा होता है कि कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हमें बाद में जब हम काम पे आते हैं, लगते हैं कामों पे, पता चलता है नहीं, कस्टमर इज नाइदर अ किंग नॉर ऑलवेज राइट। तो बस कस्टमर को मैनेज करना होता है। आप कितना अग्री करेंगे कि अगर कस्टमर कुछ भी कह रहा है तो उससे अग्री करें, या डिसएग्रीमेंट का तरीका आना चाहिए? बेसिकली आई विल एग्री टू योर लास्ट पॉइंट कि डिसएग्रीमेंट का तरीका आना चाहिए। जो देखें, आपके मैसेजेस कस्टमर तक पहुंचे ना, उसके अंदर पॉइंट 1 आपका जाना चाहिए कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और इफ द कस्टमर इज रॉन्ग देन फॉलो रूल नंबर 1 व्हिच इज सेइंग कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, ये कम्युनिकेशन तो सारी यही होगी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वजह ये है ना कि इसको अंडरस्टैंड करिए ना फ्लिप साइड पे कि अगर आप अच्छा, कस्टमर का एक और एलिमेंट भी होता है कि वो कंसर्निंग पॉइंट्स आता है, वो सिंपैथी ट्रीट करवाना चाह रहा होता है, तो परेशान हाँ, होता है। उस एलिमेंट के अंदर अगर आप सोचें ना कि अगर आप उसको कहते हैं आप गलत हैं, या आपको कोई कह दे गलत है, तो वो एक तरीके से ना बैकफायर कर जाती है चीज़। तो वहाँ पे ये वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए तमाम कम्युनिकेशन से कि आप सही हैं।
But of course, then you make him or her realize और कि we can say I understand what you're saying. yes, अगर क्योंकि एक बार कह रही है आप सही हैं तो वो तो फिर गन पॉइंट पे आपको कहेगा अब तो आपने कह दिया सही है तो वो करें जो मैं कह रहा हूँ। ये ज़्यादा आसान नहीं होता कि आप कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, चलिए इसका हल निकालते हैं। कभी ये नहीं होना चाहिए, जैसे अब मैं अगर बात करूँ छोटे बिजनेसेस की, क्योंकि वो एक केक बनाकर किसी ने दिया और कस्टमर कह रहा अच्छा नहीं था, तो डिफेंसिव अप्रोच अक्सर लोग अपना लेते हैं, क्योंकि एक तो उनकी कारोबारी को तरबियत हुई भी नहीं होती है। जो जैसे होम शेफ़ है या कोई छोटा कारोबार शुरू किया घर से, उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी बिजनेस स्कूल में नहीं गए, कभी उन्होंने किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं किया, तो दे हैव नो ट्रेनिंग। तो उनके लिए क्या मशवरा है कि इफ़ दे कम अक्रॉस सच कंप्लेंट्स? मैं इसी की तरफ आ रहा था। अच्छा आपने सवाल रेज किया है, क्योंकि इसलिए पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारे यहाँ ना माइंडसेट ऑफ कस्टमर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हम ओपनली बात कर सकते हैं किसी अब्रॉड कस्टमर से, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली चीज़ हो जाती है कि अनफॉर्चुनेटली हम एडवांटेज लेने पर आ जाते हैं बायर की तरफ से ना। सो ये वाली सॉरी बायर पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर की तरफ से हम जो है ना वो एडवांटेज लेने के चक्करों में रहते हैं। रिफंड मिल जाए, हाँ रिफंड मिल जाए, ज़बरदस्ती का कुछ कर दें, तो ये वाली चीज़ एक है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये वाला जो वर्ड है ना वो ज़रा एहतियात के साथ यूज़ करना पड़ता है कि कहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और कहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर गलती है तो वो तो सेलर को पता ही हो जाता है और वो उसके अंदर कोई दो राय नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर औकात दराज के ऊपर भी अगर आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे भी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि एट टाइम्स सेलर की गलती उतनी नहीं होती जितनी बना दी जाती है, या जो है हमारे कस्टमर जो है वो कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म होने का थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि देखना ज़रूरी होता है सेलर को भी, और इतना डाउन भी नहीं प्ले करना होता, थोड़ा सा ये बावर कराना होता है कि ठीक है आई अंडरस्टैंड या आई एम विद यू on this, let's figure it out what is the actual problem and let's figure out a solution collectively। तो वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जो भी सोल्यूशन, ऑब्वियसली देखें अक्सर का जो बेसिक कंसर्न होता है वो तो कॉस्ट सेंट्रिक ही होता है कि अगर मेरी कॉस्ट लग गई है, रिफंड है, प्रोडक्ट गलत आ गई है, आपने तस्वीर में दिखाई थी वो नहीं है, रिव्यू खराब हो गया है, तो ये ज़्यादातर मसले तो इन्हीं के अराउंड घूम रहे होते हैं ना। लेकिन अब उसके अंदर भी ये चीज़ है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी कॉस्ट एसोसिएटेड है तो वो किस तरह से मैनेज की जाए। फॉर एग्जांपल सो इन द B2B स्पेस वी इनकाउंटर्ड अ चैलेंज जहाँ पे हुआ ये था कि हमने डॉलर रेट्स एग्री करे हुए थे, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जो थे वो इंपॉर्टेंट थे और उसके अंदर ये होता है वेरिएशन ऑफ डॉलर की वजह से हमारी प्राइस चेंज हो जाती है। अब उसमें हमारी गलती कह लें, कोताही कह लें, एक मिस्टेक ये हुई कि हमने वेबसाइट लॉक नहीं की थी कि किस वेबसाइट से डॉलर रेट हम उठाएंगे, ठीक है। तो जब अब रिवीजन पे बैठे हैं तो वहाँ पे कस्टमर कोई और वेबसाइट उठा रहा था, हम कोई और, उसके डिफरेंस की वजह से जो है हमारा वो नंबर काफ़ी ज़्यादा नंबर बन चुका था, कोई तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपए का नंबर आ रहा था डिफरेंस पे। ओह माय गॉड। तो उसमें यही आ रहा था इशू कि कौन बियर करेगा ये, हम बियर करेंगे, कस्टमर बियर करेगा, और कस्टमर इज ऑलवेज राइट, आपको पता है। तो वो हमारी तरफ ही सारा नंबर पाक हुआ था। तो दैट इज, ये चीज़ें अगर आती हैं तो वहाँ पे आपको एक उस वक्त तो इमीडिएट आर्बिट्रेशन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन बाद में फौरन उसका हल भी देखना है कि लेट्स लॉक एन एडेंडम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई अब आइंदा ऐसा होगा ताकि ये सिचुएशन। कितना ज़रूरी है ना हर चीज़ प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड होना। बहुत दफ़ा मिसकम्युनिकेशन ही कस्टमर के लिए बुरा एक्सपीरियंस बन सकता है। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कोई फ़र्ज़ करें, मैं तो छोटे बिजनेस की बात आ रही, तो मेरे घर में केटरिंग का ही काम आ रहा है, केटरिंग छोटा बिजनेस नहीं होता, लेकिन आपने सब कुछ दिया और उन्होंने कहा जी चटनी मिसिंग है, तो बोलें कि भाई चटनी तो हमारे मेन्यू कार्ड में अलग है। मतलब ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स के लिए ख़राब का वो दे रहे होते हैं, दराज के लिए दे रहे होते हैं। दूसरा इस पे मेरे एक बड़ा अच्छा भी एक्सपीरियंस और बड़ा डिलाइटफुल तो नहीं कहूँगी, हैरानकुन एक्सपीरियंस था कि मेरे पास 2-3 ऐप्स हैं जो बड़ी फेमस हैं फॉर ग्रोसरीज़ के लिए। तो मैंने एक ऐप में लॉगिन किया और वहाँ पे मुझे अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिली, तो मैंने दूसरी ऐप में लॉगिन किया, मैंने ले लिया। थोड़ा मेरे पास उस ऐप से कॉल आई कि जी, और बड़ी ऐप है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी फरमाइए, आपने अभी लॉगिन किया था एंड यू लुक थ्रू बट यू कुडंट फाइंड एनीथिंग, तो आप बस बता सकते हैं कि वो कौन सा आइटम था जो आपको नहीं मिला। इट वॉज सच अ सरप्राइजिंग कॉल। फिर मैंने उनको बताया देयर वाज सम चॉकलेट, मैंने बताया कि मुझे ये नहीं मिली है, कहेंगे अच्छा चलने ठीक है, मैं फीडबैक दे दूँगा ताकि वो शेल्फिंग। दिस वाज एक्चुअली सो सरप्राइजिंग कि इतनी डिटेल में काम हो रहा है, और यही शायद वजह होती है सक्सेस की। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप, बहुत दफ़ा होता है हम डिस्कनेक्ट ही यहाँ आता है कि हम कस्टमर से बात नहीं कर रहे होते, तो हम अक्सर ये पूछ सकते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू सी, या नई क्या ऑफ़र चाहिए। अच्छा, एक और बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बच जाती हैं अगर हम सिर्फ मीठा बोलें अपने कस्टमर से, अगर हम बदतमीज़ी नहीं करें। अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अपनी ईगो को साइड में रख के कस्टमर को सुन लेना चाहिए। जैसे कस्टमर, आप, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ अगर आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, जैसे TCS की वो थी
कॉल सेंटर एजेंट, मुझे कहने लगी सुबह से शाम तक लोग इतनी बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा तुमसे थोड़ी करते हैं, वो सारा गुस्सा उस इदारे का गुस्सा तुम पर उतार रहे होते हैं। तो हमें ये कितना ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि इफ आई एम सिटिंग इन अ कंपनी, तो मैं नहीं हूँ ये, इट्स द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव। आई टोटली एग्री टू यू ऑन दिस पॉइंट। ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली वो आप पे गुस्सा नहीं उतर रहा, वो कंपनी पे ही उतर रहा है, या एक एक्सपीरियंस पे उतर रहा है बेसिकली। तो वो जो कंपनी के साथ हुआ है, ऐसे बेचारे बिजली वालों को सबसे ज़्यादा गालियाँ सुनने को मिलती है। तो वो वही वाली बात है, कोई भी उठा के देख लेना, कोई भी आपकी परचेज है या कोई भी आपका ट्रांजैक्शन है, परचेज नहीं भी हुई है तो खैर जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन के थ्रू आपने एक्सचेंज किया, वहाँ पे जो भी कोई इशू आ रहा है, वो बेसिकली कंपनी के दौरान गुस्सा था तो वो फोकल पॉइंट मिल गया और उससे बेचारे से या बेचारी से भड़ास निकाल दी है। तो अब अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वहाँ पे भी वो ह्यूमन बंदा या बंदी बैठा हुआ है, तो वो एक जब कंटिन्यूअस फ्लो में चलती है ना ये चीज़, तो 1 टाइम 2 टाइम तो वो एक ऑब्वियसली एक अच्छे तरीके से वो कह देगा या कह देगी, लेकिन वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो भी एक ह्यूमन है, उसके भी इमोशनल है, उसको भी एक लेवल तक EQ मेंटेन करना है, मैनेजिंग इमोशंस उसके भी हो रहे हैं, वो भी उसको भी गुस्सा फील हो रहा है अंदर से। तो आई थिंक वो स्लाइटली जो है ना वो थोड़ा सा डिपेंड करती है चीज़ कि आप खुद कितने मैच्योर हैं, कितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं इंटरनली, और आपका कितना ज़्यादा इमोशनल क्वोशंट है कि आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या आप ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि आप अपने इमोशंस को कैसे बाहर निकालेंगे कस्टमर या के ऊपर निकाले बगैर। दो बातें होती है ना, या तो आप बहुत ढीठ हो जाते हैं काम करते करते, आप कहते हैं भाई हटा, कुछ भी कह रहे हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, या आप नौकरी ही छोड़ देते हैं। समिंग इट अप, कोई ऐसा मशवरा छोटे बिजनेस ओनर्स को, क्योंकि बड़ों में तो अक्सर ट्रेनिंग्स का भी रहता है एहतमाम, क्या मशवरा देना चाहेंगे कि कस्टमर को अगर आपने रोक के रखना है तो 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है कि हाईलाइटेड है, वी कैन सम अप द एंटायर कन्वर्सेशन। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंशिएशन। अगर आप रूटीन प्रोडक्ट्स के अंदर घुस जाएंगे ना जिसमें हर बंदा वही काम कर रहा है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर आप हमेशा कॉस्ट पे खेलते रहोगे। सो दैट इज़ वन। छोटी चीज़ बनाओ, बड़ी चीज़ बनाओ, कोशिश करो अपनी चीज़ को डिफरेंशिएट करो। सो दैट इज़ वन। और डिफरेंशिएशन से ही हेल्प मिलती है कि कस्टमर रिटेंशन पे भी आपको हेल्प मिलती है, आपके वर्ड ऑफ माउथ भी फ्लो होगा। सेकंड इज़ दैट कि कंप्लेंट से कभी मत हराओ, कभी घबराओ मत कंप्लेंट से। सो कंप्लेंट्स आएंगी, क्योंकि कंप्लेंट्स नहीं आ रही हैं इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। कंप्लेंट्स आ रही हैं इसका मतलब है देयर इज समथिंग हैपनिंग, कस्टमर ट्रांजैक्शन भी हो रही है, खरीदो फरोख्त भी हो रही है, रिव्यूज़ कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, रिव्यूज़ मिलने चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा एक इंटेंशन है ना कि अगर कुछ भी गलत या फीडबैक रिलेटेड चीज़ आती है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, वो प्लीज़ अवॉइड करें माइंडसेट को। बाकी जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आपके पास लोग भी आएंगे, आप अपने पास टीम भी बढ़ा लोगे, तो वो तो चीज़ें वक्त के साथ साथ आ जाएंगी। बट फॉर यू वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन एंड गेटिंग द कंप्लेंट्स और द फीडबैक एंड देन ऑब्वियसली रिस्पॉन्डिंग देम। रिएक्शन ना दें, थोड़ा ठंडा पानी पी के फिर जवाब दें, क्योंकि एक कस्टमर चला जाता है तो वो अपने साथ बाकियों को भी ले जाता है, क्योंकि दे ऑलवेज टेल के नहीं वहाँ उस रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, या उन लोगों से डेली लिंक की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आजकल जब से ये सोशल मीडिया का दौर है तो हर चीज़ ब्लोज आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। वो बातें होती हैं जो बाद में पता चलता है कि ये तो रियलिटी नहीं थी, या वो एक मलाइन करने की कैंपेन थी। थैंक यू सो मच फैज़ान आपके वक्त का, और शायद इस कॉन्वर्सेशन से कोई एक कारोबारी शख्स कुछ सीख ले। बाकी ये है कि दुनिया चाहे मरीख पर पहुंच जाएगी, मरीख पर भी यही वाला MBA में पढ़ाया जा रहा होगा कि कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, क्योंकि द रीज़न है इसके हमारी बिजनेस प्रॉफिट में रहता है, इसीलिए कि हमारे पास कस्टमर रहता है तो बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। तो भाई सुना आपने, अगर आप किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म से मुराद है कि काम छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये जहन में रखना है कि मैं जो मार्केट में मैंने पेश कर दिया है, क्या किसी को ज़रूरत थी भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपकी देवरानी जेठानियों ने कहा कि आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं तो आपने फ़ौरन बनानी शुरू कर दी, विदाउट रियलाइजिंग कि इस बिरयानी की किसी को यहाँ ज़रूरत नहीं, या तो उससे सस्ती बिरयानी नीचे ढाबे पे मिल रही है। तो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि आप किस मार्केट को दे रहे हैं। फिर लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट में को बहुत मैं अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करके बना रही हूँ, इसलिए मेरे रेट्स हाई हैं। भाई आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं। हमें छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। कस्टमर फीडबैक जो बहुत अच्छी बात की फैज़ान ने कि कंप्लेंट से नहीं घबराएं, एटलीस्ट वो एक कम्युनिकेशन ऑन रहती है, हमें पता चलता रहता है कि कस्टमर हमारे बारे में कह क्या रहा है। बिल्कुल खामोशी होगी तो हमें पता ही नहीं होगा, हम इम्प्रूव भी नहीं कर सकेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और फिर हम दोबारा किचन में जाएंगे और फिर जानेंगे कि अब जो लौकी वाला रायता बनने वाला है वो किस तरह बनता है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं जाऊंगी किचन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो बना रही थी कटलेट्स, नूडल कटलेट्स, ये मैंने भी खाए और थोड़े से बच भी गए, बट इट इज़ सो गुड। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें क्योंकि नूडल्स है ना, और वो है नूडल्स को उन्होंने कोट किया था, तो इतना मज़ेदार क्रंच है और अंदर सारी वेजिटेबल्स हैं, तो इट्स अ वेरी 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 नाइस रेसिपी। और अब आप जब कैमरा जाएगा तो आप देखेंगे भी, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो अगर आपको अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना है तो आप ये वाले कटलेट ज़रूर बनाएं, बच्चों को पसंद आएंगे। मुझे इसलिए पसंद आए क्योंकि मुझे आम तौर पे वो चीज़ें पसंद है जो बच्चों को पसंद होती हैं, क्योंकि उनमें मसाला कम होता है। वेरी गुड। तो मुझे बताओ सना, इसके तो हैं 10 on 10 मार्क्स। बाकी अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं लौकी का रायता। ठीक है, लौकी के रायते में हम क्या क्या डालेंगे? हम लौकी के रायते में दही है, मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा, ये लौकी, जो ये वाली लौकी होती है लंबी वाली ना, मैंने आपके खाने के लिए रखी थी। इसको मैंने कद्दूकश करके और थोड़ा सा स्टीम कर लिया है, क्या, ताकि ये टेंडर हो जाए। ठीक है। उसके अलावा हम इसमें लेंगे ग्रीन चिलीज हैं, अच्छा गार्लिक पेस्ट है। अच्छा, ये इस कैमरा में क्योंकि नज़र आ रहा होगा तो यू डोंट हैव टू लिफ्ट इट। ओके, हाँ रखे। और चिली फ्लेक्स है, ठीक है, सॉल्ट है और ग्रीन चिलीज है। अब उसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो भगाड़ लगाएंगे उसमें होगा लहसुन, जीरा और लाल साबुत मिर्च। कड़ी पत्ता डाल सकते हैं? नहीं, वो आप ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता, राई। हाँ तुम बोलो। अगर कड़ी पत्ता या राई ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। सही है। तो ये मैं कह रही हूँ झटपट बन जाएगा। बिल्कुल झटपट बन जाएगा। तो लौकी को आपने बॉयल किया, ग्रेट कर लिया, उसके बाद हल्का सा बहुत कम पानी में उसको बॉईल कर लिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। ग्रेट करने के बाद तो बिल्कुल ग्रेट करके बॉईल किया जी, वरना तो उसके बाद तो कीमा बन जाना है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या बारीक बारीक काट के बॉईल करना? बिल्कुल बारीक, आप उसको चॉप करके भी बना सकते हैं। बहुत बारीक बारीक चॉप कर लें और उसको हल्का सा स्टीम करेंगे, 1-2 मिनट में हो जाता है। अच्छा, मेरे ज़हन में ये बात भी आ रही है कि अगर काटने में ज़रा मेहनत लगती है तो पहले स्टीम कर लें और फिर खटखट काट लें बारीक, तो भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है ना, हो सकता है। लेकिन ग्रेटिंग जो है वो जो मैं जो बनाती हूँ वो ग्रेट करके ही फिर स्टीम कर लें। सही है। तो आपने भाप में गला ली है लौकी और वो ये बिल्कुल खुश करके रखी। दही कितना लिया? दही 300 ग्राम्स है हमारा, तकरीबन बड़ा मग भर। बड़ा मग मतलब 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 300 ग्राम है। और अब आप इसको असेंबल कीजिए। जी बिल्कुल। सना, आप मुझे बता रही थी आप सर्टिफाइड भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डिफरेंट कोर्सेज भी किए हैं और मैं वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन से भी सर्टिफाइड हूँ और इंटरनेशनली मैंने जो है कंपटीशन भी किए हैं। रियली? जी, एक्चुअली मैं लास्ट टाइम मैं इटली गई थी, बारी में ना, तो वहाँ पर कंपटीशन था। जी लास्ट ईयर? नहीं, मतलब लास्ट ईयर से मुराद लास्ट टाइम मैं गई थी ना। अच्छा। तो वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। सबसे बड़े ऑनर मेरे लिए ये था कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप जब कहीं बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो एक तो वहाँ की चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वहाँ माशाल्लाह से 4th पोजीशन ली थी। अरे वाह, जबरदस्त। और कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी? वहाँ पर 13 कंट्रीज थी ना। अच्छा जी। और कराची में भी मैरियट, वहाँ पर कराची मैरियट में जो है वो इटालियन कॉन्सुलेट का एक प्रोग्राम हुआ था, इटालियन वीक्स था, तो वहाँ पर भी मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी। ओह वाह। तो आप इटली में आपने अप्लाई किया था वहाँ के कॉम्पिटिशन? नहीं, इंस्टीट्यूट की तरफ से ही हम गए थे। अच्छा, ये मैंने इसको जो है अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ये डालेंगे कद्दूकश की हुई लौकी। जी, ये एक बहुत मीडियम साइज की थी, उसको मैंने किया है, तकरीबन 5-6 टेबल स्पून ये बनेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हम नॉर्मल दही लेंगे, हम वो मीठा पैकेट वाला दही नहीं, नॉर्मल दही। बस की जस्ट मिक्सिंग ही है कि आपने मिक्स करना है चीज़ों को और बनाना है, और बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा, जब आप फेंट रही थी दही तो उसमें आपने नमक मिला दिया था? कुछ भी नहीं डाला था, अभी मैंने सिर्फ दही को फेंटा है, उसमें मैंने ये डाली। अब मैं जो है इसमें स्पाइसेस डालूंगी। स्पून में सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, चिली फ्लेक्स है, ग्रीन चिली चॉप्ड, ये ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, लेकिन ये ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा है। हाँ, उसका टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा, और ये है हमारा गार्लिक पेस्ट है, ये थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हमने डाला होगा। गार्लिक तो किसी भी खाने में डाल दो, इतना अच्छा हो जाता है, खुशबू एक अलग हो जाती है उसकी।
अच्छा, और हरा ये वाला धनिया, रायता गर्मियों के, क्या कह रही हो? मैंने कहा ये वाला रायता गर्मियों के अलावा, गर्मियों में तो बनता ही है, आप मतलब लंच में ले सकते हैं, लेकिन अभी रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है। एक तो आपका सहरी हसल में। नहीं है कि जल्दी से बस बन जाएगा। बिल्कुल, कद्दूकश भी फटाफट होती हैं चीज़ें। आप पहले से करके रख लें, सहरी में आप फ्रेश बना लें। अच्छा, चलो ये काला हमारा नहीं हो जाएगा पहले नहीं। से करके रखेंगे तो? क्या नहीं, पहले से आप जो है उबाल ये के उबाल रख के लें। रख लें। हाँ हाँ। ये करके आप रख लें और फ्रीज भी कर सकते हैं, आप पोर्शंस बना के फ्रीज कर लें ताकि आपको जब जरूरत हो आप निकालें और बना बिल्कुल लें। बिल्कुल। बाकी अच्छा, सब सिर्फ चीज़ें रोटी के साथ भी हम ये खा सकते हैं? रोटी के साथ और चावल के साथ जिस तरह आप पसंद करें वो खा सकते हैं। राइट। अब क्या करना है? ये हो गया अब रेडी? तो ये रेडी है। अच्छा, इसको आप अपने हिसाब से, अगर आपको पतला करना है तो पानी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हम रोटी है ठीक अच्छा लगता ठीक है। अच्छा लगता है हाँ। रायता। बस ये अब हम इसके लिए बनाएंगे भगार, सही है, है ना, क्विक सी रेसिपी। जबरदस्त, झटपट। इतना चुन्ना सा उसके ऊपर आ गया। एडजस्ट हो गया। अच्छा, भगार के लिए ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। और अगर जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं या वो नहीं करना चाहते हैं तो वो इसको अवॉइड कर दें। ठीक है। 3-4 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे। लाल साबुत मिर्चें हैं। अच्छा, ये थोड़ी ब्राउन या ब्लैक सी हो जाती हैं, जब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे तो इनका फ्लेवर अच्छा आएगा। सबसे पहले साबुत मिर्च डाल दी ना, जी, क्योंकि साबुत it मिर्च डाल दी takes है, time। इसका कलर चेंज होगा, फिर हम इसमें गार्लिक डालेंगे और फिर क्यूमिन सीड और लहसुन तो फौरन। फौरन हो जाता है, इसलिए बड़ा क्विक करना पड़ेगा। या अभी अच्छा, ये रमजान बताओ। के हवाले से काफ़ी चीज़ें मेरी पाइपलाइन में हैं जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन भी कर रही होती तो ऑर्डर्स वगैरह का वर्क भी होता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। वो ऑर्डर्स ले रही हैं आप रमजान वाले जो होते हैं? रमजान के लिए। शामी कबाब बनाती हो घर में? जी बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे ना कि शामी कबाब बाजार शामी के अच्छे कबाब, कोफ्ते, जितनी भी वैरायटी है, पाकिस्तानी हो गए, चाइनीज़ हो गए, नहीं, मैं इटालियन, ऑर्डर की बात कर रही थी। ऑर्डर पे भी। जी, केटरिंग का भी है ना, मतलब अगर कोई हाँ। आपके घर में पार्टी है, अराउंड 40% है तो उसकी भी केटरिंग हो जाती सही है। है। वो उसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप जो। तो उस दिन क्या करती हो? घर में खाना नहीं बनता, जो केटरिंग का है वो थोड़ा सा बच्चे बेचारे खा लेंगे। ऐसे ही होता होगा। जी बिल्कुल ना, अगर कोई ख़ास ऐसी चीज़ें या बच्चों ने पहले बनवाई हुई तो वो एक अलग है, लेकिन ये कुछ घर में सब सपोर्टिव हैं? घर में मैं हूँ, मेरी 2 बच्चे नहीं, हैं। सपोर्ट करते हैं सब? हाँ, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो नामुमकिन है। आई नो। जैसे खाना पकाने के बिजनेस को कौन सपोर्ट नहीं करेगा? इतने मजे का काम है ये। अम्मा जो है घर में भी अच्छे अच्छा, मज़े का जब लग रहा होता है जब आपका अपना इंटरेस्ट हो, अगर इंटरेस्ट नहीं होता ना फिर लोग बड़ा वो हो जाते हैं। मैं इसका बंद कर देती हूँ। ये क्या डाला तुमने? ये मैंने इसमें क्यूमिन सीड डाले हैं। सही है। अच्छा, ये मैं इसके ऊपर डायरेक्ट डाल रही हूँ। ठीक, जबरदस्त। चाहें तो क्या हम धनिया वगैरह कुछ डाल सकते हैं? अगर चाहे प्रेजेंट करने के लिए इसमें जरूरत धनिया की नहीं कोई है। ज़रूरत ही नहीं है, हाँ। तो ये एज इट इज़ है और ये रेडी है झटपट। ओके, चलो बस अब इसको साथ ही रख दो, ये कैमरा में फोकस हो जाएगा। इनको साथ कर लो चीज़ों को, मतलब कि बस दिखाने के लिए कैमरा में। ये जो कबाब और हम ये साथ साथ कर लें, बाकी चीज़ें आप साइड में कर दें। थैंक यू सो मच आपके आने का, और आपने हमें इतना मज़ेदार 2 चीज़ें सिखाई। एक तो मैंने भी खा के टेस्ट किया, इट इज़ वेरी नाइस एंड आई एम श्योर रायता भी बहुत मज़ेदार थैंक होगा। यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट है, हाँ। बड़े इजी होके मैंने काम किया। थैंक यू सो मच। चलें, क्योंकि हम मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप आसान रखते हैं इन्वायरमेंट को, लोग ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, है ना? अच्छा जी, अब मैं इजाज़त लूँगी। यकीनन आज का शो आपको पसंद आया होगा। और एक बहुत पुरानी एक मशहूर कहावत है, अभी जो आसान की बात की ना, कि हम जो है वो एक लोगों को जब कभी भी लोग चले जाते हैं दुनिया से, तो हमें सिर्फ ना उनसे की हुई बातें याद आती हैं, उनसे मुलाकात याद आती है। और इसीलिए शायद हमारे बुज़ुर्ग हमेशा इस बात पे ज़ोर देते थे कि मीठा बोलो, अच्छा बोलो। हम भूल गए, हम सिर्फ मीठा उन लोगों के साथ बोलते हैं जिनसे हमें या तो मफाद कोई परस्ती होती है, किसी से कोई काम होता है, या हम उनसे डरते हैं। अदरवाइज़ हम पता नहीं किस अनाओं में, किस ख़यालों में घूम रहे हैं कि हम हर एक के साथ रूठ रहे हैं। एक और बात लोगों के अंदर मैंने नोटिस की है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अगर किसी से अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगा, विच इज़ वेरी स्टूपिड।
लोगों से अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि लोगों को सिर्फ ये याद रह जाएगा कि आपने उन्हें महसूस कैसा करवाया था जब आपकी उनसे मुलाकात हुई है, जब आप किसी भी तरह से आप उनसे राब्ते में आए। दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई कारोबार करें तो ये बात को जहन में रखा करें कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कोई डिमांड हो मार्केट में। हम प्रोडक्ट्स बना देते हैं, हम वो कर देते हैं क्या, ज़बरदस्ती चीज़ें बना के कारोबार शुरू कर देते हैं और फिर हम रो रहे होते हैं कि हमारा कारोबार चल नहीं रहा, क्योंकि भाई आपने ये पहले जाना ही नहीं कि इस कारोबार को शुरू करने से पहले आपने किसी से पूछा ही नहीं कि क्या मेरी प्रोडक्ट की ज़रूरत हैवी मार्केट में नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भी फैज़ान से एक बात हो रही थी कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्लेंट्स को पॉजिटिवली लें। और हाँ, दूसरा जो आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था एक्जिमा और सोराइसिस। किसी भी किस्म का बॉडी पे पैच है उसको इजी मत लीजिए, सिर्फ वैज़लीन लगा लगा के चीज़ों को ठीक ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। होम्योपैथी, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे केस में दोनों दफ़ा लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे इस्तेमाल हुई थी। तो होम्योपैथी इज़ नॉट अ प्लेसिबो मेडिसिन, इट डज़ हेल्प। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।